अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन ऑन 365। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है, कैसे ठीक ठाक है? और थोड़ा जल्दी आया करें यार, आप मतलब राइट, ये इसे कहते हैं उल्टा चोर को द्वार को डांटे। बिल्कुल। आज शो में आपको बताएंगे जो भिखारी हैं उनके हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। अहम फैसला दिया बिल्कुल जी। चैट जीपीटी से भी सस्ता AI मॉडल कौन सा है? एज इफ चैट जीपीटी वाज नॉट इनफ। सियासत की दुनिया में क्या हलचल जारी है? क्रिकेट के मैदानों में क्या कुछ होने वाला है? कौन सा ओवरसीज पाकिस्तानी आज होगा हमारे साथ? और शो के आखिर में आपको मिलवाएंगे एक माया नाज, बहुत ही अमेजिंग इंसान भी है वो। जी जी। और ऑर्थोपीडिक सर्जन है। तो उनसे मुलाकात होगी, तो देखते रहिए राइज एंड नाम नहीं आपने बताना, थोड़ा सरप्राइज रखना है। सरप्राइज रखेंगे हम। देखते रहिए राइज। और फिर आपकी अच्छी बात क्या है वो तो बतानी है आपने। जी, आज की अच्छी बात ये है, ऑलवेज हैव ओल्ड मेमोरीज एंड यंग होप। क्या बात है। ये हमारी राइटर है सरवत, जो बड़ी अच्छी बातें करती है। अब बात की आपने, सारी सरवतें कोर्स आपकी आनी चाहिए अखबारात में के नाम से। अभी वहां नहीं पहुंचे अभी। चले जी, तो टॉप न्यूज की तरफ चले ज़ोहैब। टॉप न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। खबरदार हो जाएं, झूठी खबर फैलाने वाले सलाखों के पीछे जाएंगे। अब कोई रास्ता नहीं बचा उनके लिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद फीका तरमीमी बिल कानून बन गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट और कौमी असम्बली से पास होने वाले बिल की तौसीक कर दी है। दस्तखत के साथ ही फीका तरमीमी एक्ट नाफिजुल अमल हो गया है। सदर मुमलिकत की डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दी गई है और नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन तरमीमी बिल की भी तौसीक कर दी गई है। फीका एक्ट के तहत जाली खबरों के मुर्तकिब अफराद को सजा होगी 3 साल तक कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना, या फिर ये दोनों सजाएं एक साथ भी हो सकती हैं। तो ये सोच लें आप, ये फेक न्यूज फैलाने वाले जो हैं, अब उनके लिए वक्त आ गया कि वो शिकंजे में कसे जाएंगे और कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। बिल के मुताबिक सोशल मीडिया तहफ़्फ़ुज़ रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। मुतनाज़ कानून के खिलाफ सियासी जमातों, सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। और दोनों चीज़ें आपके सामने इस वक्त सरवत, हमने भी अपने शो पे जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं सहाफ़ती तंजीमों के, हमारे और जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो। डू यू थिंक दिस इज अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन? नहीं, ये आप देखें, आप इसको इसलिए नहीं कह सकते कि अभी ये नाफिज हुआ है। अब इस नाफिज होने के बाद इस पे अमल दरामद किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि देखिए अगर मकसद ये है कि फेक न्यूज का खात्मा करना है तो ये इंतहाई जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है ना। और वो हर कंट्री का राइट है। एग्जैक्टली। तो कवानीन नाफिज करना एक पार्ट है जो कि बहुत छोटा पार्ट है। उसको अमल दरामद उस पर कैसे होता है, उसको नाफिज करने का तरीका कार क्या होता है, कितना वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्योंकि देखें ना, पाकिस्तान में आप देखें क्या कानून और आइन मौजूद नहीं है। आइन सेफगार्ड करता है आपके राइट्स, लेकिन अभी तक किसी आम आदमी के राइट्स को सेफगार्ड किया गया और हमें पता ही नहीं है। आपको इंसाफ का हक है, लेकिन क्या मिल रहा है लोगों को? 20-20, 25-25 साल लोग इंसाफ के मुतलाशी हैं, मुतकाजी हैं। तो वही बात है, ऑल इन द बुक्स। तो अब ये कि उसको अच्छा, जब कानून पे अमल दरामद सही तरह होता है ना सरवत, तो फिर वो नाफिज होने में जो भी चीजें रह जाती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसको फिल्टर करते करते आप एक बेहतर चीज की तरफ जाते हैं। सही बात है। तो ये है, वी रियली होपिंग कि इसका अच्छा रिजल्ट आए और पाकिस्तान का जो इमेज हम बेहतर करना चाह रहे हैं और उस पे हम हमेशा फोकस और जर्नलिज्म भी हो वो जिम्मेदारी के साथ हो। यानी अगर आपको खबर दे रहे हैं तो उसमें जिम्मेदारी का एहसास करो, और वो तज्जिया और तबसरा और खबर, इसमें जरूर आप तफरीक करें एज अ जर्नलिस्ट कि आप किसी खबर को, किसी तज्जिए को खबर बना के पेश ना कर दें, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी एक वो है। तो ये खैर बड़ी लंबी बहस है और इसमें तहफ़्फ़ुज़ात भी हमारे हैं। ये मत समझे कि हम इसमें बड़े हैं कोई, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात हमारे अपनी जगह मौजूद है। लंबी बात हो गई, थोड़ी अमेरिका की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब दूसरी टॉप स्टोरी अमेरिका की तरफ चलते हैं। अमेरिका ने गैर कानूनी तारिक वतन को गुआंतानामो में भेजने का ऐलान कर दिया है। गुआंतानामो बे बड़ी मशहूर थी उस जमाने में जब तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था और वो सारा वॉर ऑन टेरर जब हम लड़ रहे थे, तो गुआंतानामो बे में जो कैदी थे और फिर उसके बाद जो उनका अहवाल सामने आया और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हुई वो सबके सामने ही है। तो अब फिर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद गैर कानूनी तारिकीन वतन को गुआंतानामो बे भेजा जाएगा और ट्रंप को गुआंतानामो बे में खुसूसी जगह बनाने का हुक्म भी दे दिया गया है। ट्रंप की तरफ से अमेरिकी सदर ने एक्ट पर दस्तखत कर दिए। गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार करना और जबरी बेदखल करना आसान हो गया है। सदर ट्रंप के दूसरे दौर में कानूनी हैसियत इख्तियार करने वाला ये पहला कानून है। सदर का कहना है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन गुआंतानामो में रखे जाएंगे। किस हालत में रखे जाएंगे ये भी एक
اس کی بھی گوانتانامو بے بہت ساری فلموں میں بھی دکھایا ہے کہ کس طرح کی وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اٹس اے ویری اسٹرکٹ رجیم جو فالو کی جاتی ہے. سو کیونکہ دیکھیں نا اگر آپ انسان کو سزا بھی دے رہے ہیں تو لیکن اس کا بنیادی انسان ہونے کا حق تو نہیں چھین سکتے نا. وہ جو بنیادی اس کی چیز ہے لیکن وہاں پر وہ وائلیشن ہو رہی تھی. تو اب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور ایک بڑی تشویش ہے کہ لوگوں کو وہاں بھیج کے کیا کیا جائے گا. یہ تو آہستہ آہستہ پتہ تو یہ ہے تیسری ٹاپ سٹوری ہماری کیا ہے سر؟ بالکل جی. یو ایس سنگر ایکٹر سلینا گومیز یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے امیگرنٹس کے اگینسٹ کیے جانے والے کریک ڈاؤن آرڈرز پر رو پڑی. سلینا گومیز نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں اور ملک بدر ہونے والے لوگوں سے اپولوجائز کر رہی ہیں کہ ملک میں بچوں سمیت لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کیا کرنا چاہیے لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی. through her social media, through her platforms, through her singing. تو یہ سب ہوگا جی. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. دیکھیں آپ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں آواز اٹھا سکتے ہیں, بس یہی آپ کر سکتے ہیں. اگر ان کو صحیح نہیں لگ رہا ہے تو وہ آواز اٹھائیں گے لیکن وہ کتنی توانا ہو سکتی ہے آواز ایک انسان کی یا ایک کمیونٹی کی آواز جب اتھارٹیز اس کے خلاف ہیں اور وہ ایک قانون بنا رہی ہیں. بالکل ذرا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اپنی کمیونٹی کے بارے میں بھی یہ سب فیل کر رہی ہیں. ذرا انڈین میڈیا کی طرف رخ کرتے ہیں. انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا بیکار ہو گیا. آئی سی سی نے پاکستان میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے وینیوز پر ورکنگ کو تسلی بخش قرار دے دیا. واو فائنلی. اچھا جی, فیبرری کے شروع میں آئی سی سی کی جانب سے باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوگی. قذافی اسٹیڈیم لاہور نئے روپ میں دنیا کو چونکا دینے کے لیے تیار ہے. اسٹیڈیم کی لائٹ ٹاورز جو ہیں وہ روشن ہو گئے. 2 نئی ریپلے سکرینز بھی لگا دی گئی ہیں. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ٹرائی نیشن 1 ڈے سیریز کے 2 میچز کھیلے جائیں گے. یہ مجھے پڑھتے ہوئے ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے میں کوئی رشتہ نہیں کہ جی ہمارے پاس 2 گاڑیاں ہیں, 2 فریج ہیں, 2 بنگلے ہیں, آپ پلیز بھیج دیں مہمانوں کو. بس اچھا لیکن پتہ ہے آپ ہماری جو پاکستان کی براڈ کاسٹ جو ہم کرتے ہیں یعنی میچ دکھانے کا جو طریقہ ہے مختلف اینگل سے کیمرہ کیپچر کرتا ہے یہ بڑا زبردست سٹینڈرڈ ہے اس کا. لوگ شاید لوگوں کے ذہنوں میں غلط ایک کوئی خیال ہے کہ شاید ہم نہیں, بہترین سٹینڈرڈ ہے, جانا مانا جاتا ہے پاکستان کا. اچھے پیسے بھی ملے ہیں ہمیں یہ سارے سٹیڈیمز ٹھیک کرنے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایک زبردست ٹورنامنٹ ہونے والا ہے. ٹیمز اب آنا شروع ہو جائیں گی اور ایک میرے کا سما شروع ہو جائے گا. ابتدائی تقریب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تھوڑا سا, but it's a wonderful opportunity for Pakistan to represent and bring their best foot forward. جی سڑکیں بھی اچھی لگ رہی ہوں. ابھی تو ہماری وہ جو ساری مارکیٹنگ شارع فیصل پہ ہوتی ہے وہ بھی بڑی اچھی لگتی ہے کرکٹ کے زمانے میں. مزید بھی ہوتی رہے گی. تو یہ ہماری ٹاپ سٹوریز ہو گئی. اب ہم سب سے پہلی اپنی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جس سے کراچی خاص طور پر پورے ہر جگہ ہی پورے ملک میں بہت پریشانی لوگوں کو ہوتی ہے. سگنلز پر کھڑے ہوتے ہیں 3-3 4-4 لوگ آ جاتے ہیں اور پھر وہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن لوگ دے ہی دیتے ہیں ان کو. تو بہرحال سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے ٹریفک سگنلز پر خواجہ سراؤں کے بھیک مانگنے کے خلاف درخواست پر احکامات جاری کیے ہیں. عدالت نے یہ پولیس کو ٹریفک سگنلز پر بھکاریوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے حکم میں کہا گیا ہے کہ کراچی کے کسی بھی سگنل پر خواجہ سرا اور دیگر بھکاری یعنی یہ کنفیوژن نہ ہو, کوئی بھی دیگر بھکاری بھی خواجہ سرا ہو کوئی بھی ہو. میرا ایکسپریشن چینج ہوا تھا اس بار. ایگزیکٹلی ہوا تھا لیکن یہ آپ دیکھیں وضاحت اس میں کوئی بھی موجود نہ ہو. ٹریفک سگنلز پر بھکاریوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. عدالت نے یہ ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھکاری خواجہ سرا مرد, خواتین اور بچے نہ صرف شہریوں کو پریشان کرتے ہیں بلکہ ہراساں بھی کرتے ہیں. ایسے واقعات ہوئے ہیں. عدالت نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ان تمام افراد کے خلاف کارروائی کی جائے جو شہریوں کو پریشان اور ہراساں کرتے ہیں. اب باری آتی ہے وہ جو ہم دیکھیں آغاز کیا تھا نا ہم نے کہ قانون بن گیا, اب اس کا نفاذ کیسے ہونا ہے, امپلیمنٹیشن. ہاں جی, تو وہ کیسے سندھ حکومت بٹ آپ کو لگتا ہے کہ زویب یہ قانون پہلے نہیں تھا پاکستان میں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں قوانین تو بہت سارے ہیں, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں تھی. تو اب ہم اس میں مزید بات کرتے ہیں. علی راشد ترجمان سندھ حکومت ہیں. علی راشد کو ویلکم کرتے. السلام علیکم علی راشد, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us. It's wonderful to see you every now and then on my show. علی یہ بتائیے کہ کیا سندھ میں آلریڈی یہ لا نہیں تھا
کہ جی ٹریفک سگنلز پہ اس طرح جو آ جاتے ہیں لوگ مانگنے, تو آلریڈی ایسا لا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی, اور یہ جو نیا لا بن رہا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کب ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بیگرز کے حوالے سے ایز سچ سندھ میں ایسا کوئی قانون نہیں تھا. اٹ واز مور چائلڈ سینٹرک, کہ جو بچوں کو بھیک مانگنے پہ ایز اے مافیا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں سگنلز پہ کہ بیگ, تو اس کے خلاف ہوا تھا لیجسلیشن. مگر دس از اکراس دا بورڈ. ٹرانسجینڈر کے علاوہ مرد, عورت, خواتین, بچے, بزرگ جو بھی ہیں, بیگرز بالکل ہی الاؤڈ نہیں ہیں. اور سگنلز پہ اگر آپ دیکھتے ہوں گے ٹریفک کی روانگی کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اس کے علاوہ کافی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آرگنائز کرائم میں بھی انوالو ہوتے ہیں. بالکل ایسے کہ کوئی آپ موبائل یوز کر رہے ہیں تو وہ دیکھتا ہے, اور پھر اس کے بعد پیچھے کوئی سنیچر ہوتا ہے, اس کو ٹپ آف کرتا ہے کہ یہ ہے, ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, اکیلے ہیں, فون پہ ہیں, تو پھر وہی سگنل پہ آ کے آپ کی موبائل سنیچنگ وغیرہ. لیکن سوال علی سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کا انتظار تھا؟ یہ تو ایڈمنسٹریٹو میجرز, یعنی آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ نشاندہی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی آبزرویشن ہے, تو یہ تو بہت سال سے ہی چلتا آ رہا ہے نا. تو کوئی آپ نے سوچا نہیں کہ کارروائی پہلے ہی کی جائے اس بارے میں کہ اس مافیا کے خلاف کچھ کریک ڈاؤن کیا جائے؟ جی بالکل, ہم تو کر ہی رہے تھے, مگر اکراس دا بورڈ دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنلی بھی ہمارے لیے, یہ صرف سندھ میں نہیں, اوور آل پاکستان کی ایک نئی پالیسی آئی ہے. اگر آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہو, اس کی کڑیاں جا کے بہت انٹرنیشنلی بھی مل رہی ہیں. جی بالکل, سعودی عربیہ میں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں پاکستانی بھکاری ویزاز لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں ان کا انکم کا سٹریم ہے پراپر. لائک اٹس اے سنڈیکیٹ, اٹس آرگنائزڈ کرائم. ہیومن ٹریفکنگ بھی ہے اس میں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل بھیجتے ہیں ایک منصوبے, یہ نہیں کہ وہ پہنچ کے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ بھیک مانگنے شروع ہو جاتے ہیں. نو اٹس اے پلان. بالکل آرگنائز طریقے سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا سعودی عرب میں بھی ہیں, اس وجہ سے آپ نے ابھی ریسنٹلی کافی آپ کے جاننے والے بھی افیکٹ ہوئیں گے, یو اے میں بھی. جی بالکل. تو اس کو کب ہم امپلیمنٹیشن, کب ہم نیکسٹ ٹائم سگنل پہ جائیں, اور وہ یہ کب امپلیمنٹیشن ہوگی جہاں ہم نے نہیں نظر آئیں گے؟ یہ شروع ہو چکی ہے. آپ یہ انشاءاللہ آج سے ہی دیکھیں گے کہ بیگر آپ کو نہیں دیکھیں گے, شاید پھول بیچنے والے وغیرہ, رائٹ, وینڈرز دیکھ سکتے ہیں. اچھا علی راشد, دس از لائک نون ایز اے مافیا. بیگرز کا ایک پراپر مافیا ہے. اس کو کریک ڈاؤن کرنا از ناٹ این ایزی تھنگ, آئی ایم شیور. واٹ سارٹ آف ڈیفیکلٹیز آر یو گائز فیسنگ ود دس؟ دیکھیں, as I said کہ it's organized, وہ اب there's so much you can do. مسائل بہت ہیں, وسائل کم ہیں. سو ایک علاقے کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں, یا ایک جہاں ہمیں پتہ ہے ان کے ہاٹ اسپاٹس ہیں جہاں دے آپریٹ, اس پہ ہم جا کے کارروائی کرتے ہیں, یا اس میں ویجیلنس رکھتے ہیں, یا ڈیٹرنس کریٹ کرتے ہیں, تو دین دے چوز another area. بالکل, کراچی itself is a very big city. It's a big city. اچھا challenge علی, ایک بات اور اس پہ کھل کے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں گے جو کچھ آپ کارروائی کرتے ہیں, پھر وہ دوبارہ آ جاتے ہیں, پھر مزید ایک لاٹ آ جاتی ہے, اور ایسے ٹائم پہ آتی ہے عید, بقرعید, رمضان میں, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. تو دیکھیں کوئی نہ کوئی نیٹ ورک ان کا ہی نہیں ہے, صرف اس نیٹ ورک میں کہیں نہ کہیں انوالومنٹ آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ, تو اس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا آپ کو. نہیں, میرا نہیں خیال ایسا نہیں ہے. اچھا نہیں, میرا نہیں خیال ایسا نہیں ہے, مگر ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. یہ اور دیکھیں, کالی بھیڑیں تو موجود ہے نا سر, کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو کرتی ہیں, تو ان کو ان کی نشاندہی کرنا ضروری ہے نا. ہو بھی سکتا ہے, اچھا, مگر ایسا نہیں, ہاں نہیں ہوتا ہے, مگر انکوائری وغیرہ یا کوئی ایسی چیز انوالومنٹ سامنے آ جاتی ہے, ثابت ہو بھی نہیں, تو اس پہ ایک انکوائری کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتی ہے. آئی ایم شیور کہ بہت اور بھی ایسی چیزیں جس میں لوگوں کی انوالومنٹ ہوگی. کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں, مگر چیزیں تھوڑی ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, ثابت نہیں ہو تو کچھ there's no smoke without fire. اگر کچھ ہو رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے. ابھی تک ایسی کوئی چیز ہمارے پاس آئی نہیں ہے کہ اس قسم کے مافیا میں کوئی ہو سکتا ہے کہ ٹرن اے بلائنڈ آئے, ایک بہت جونیئر لیول کا کوئی ناکے پہ بندہ کھڑا ہوا ہے,
اس کو تھوڑا بہت کچھ مل گیا, بٹ ناٹ ان آرگنائز جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں کہہ رہا ایک تاثر ہے یہ, میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں تاثر ہے, یہ ہو سکتا ہے ایسا کیونکہ جس کھلے عام جس طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں آپریٹ, تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے جو ان کو الاؤ کر رہی ہے کہ یہ کام کریں آپ. اب دیکھیں اس کو ہم اٹس ناٹ ایون فراؤنڈ اپون, اٹس سم تھنگ, قانون ابھی سندھ ہائی کورٹ نے ابھی بولا ہے ان چیزوں کو کرنے کا, اس میں تو ہم سب شریک جرم ہے نا. اگر بیکاری آتا ہے اٹس اگینسٹ دی لا, تو بھیک تو ہم بھی دے دیتے ہیں نا کبھی کبھی طرف. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو بات ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ ہمارا ابھی تک وہ پختہ اس سے نہیں ہوا. ان چیزوں کو تو ہم غلط سمجھ لیتے ہیں. کوئی بھیک مانگ, آپ ثواب کمانے کے لیے اس کو تھوڑے پیسے دے دیتے ہیں, چلو یار نے دے دیے. تو اس قسم کا وہ چیز ہے, مگر انشاءاللہ وہ نہ وہ کیا کہتے ہیں نہ رہے گا باس, نہ بجے گی بات سے, تو اب بیگر بھی نہیں رہیں گے. اچھا علی, کوئی نمبر ہے سندھ حکومت کے پاس, کوئی ڈیٹا ہے کہ یو نو ہاؤ مینی ٹائمز ڈو دے کم آؤٹ, وہ فیملیز کا نمبر کیا ہے, کن ایریاز میں کون کھڑا ہوتا ہے, کوئی قسم کا ڈیٹا ہے so the clean up is easier. اور کہاں سے یہ دی جاتی ہیں جابس کہ تم اس علاقے میں جاؤ گے, تمہارا اس علاقے میں جانا ہے, یہ گروپ یہاں جائے گا؟ دیکھیں یہ ہاں سب ڈیٹا موجود ہے. کچھ گرفتاریاں ماضی میں ایز آئی سیڈ کہ ہمارا فوکس اور جنرلی پاکستان میں فوکس اس پہ چائلڈ لیبر تو میں نہیں کہوں گا, مگر بچوں کو جہاں ایکسپلائٹ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی, اس کو چائلڈ ابیوز کہتے ہیں. بالکل آپ کیسے, بالکل. تو اس پہ جو ہے ہم نے کریک ڈاؤن ماضی میں بہت کیا ہوا ہے, مگر دیز آر دا سیم پیپل. خود چلڈرن نہیں تو بڑوں کو کروا لیں گے, بڑوں کو نہیں ہو یا ٹرانسجینڈرز کو, تو وی ڈو ہیو دی ڈیٹا. تو انشاءاللہ علی ایک اور چیز بتائیے مجھے, دیکھیں بڑا یہ فائن لائن ہے, اگر آپ نے کہا ڈیٹا آپ کے پاس ہے تو یقیناً اس میں چاہے بہت کم پرسنٹیج ہو ایسے ضرورت مندوں کی بھی ہوتی ہوگی کہ جو آ جاتے ہیں, خیر ہاتھ پھیلا لیتے ہیں کسی بھی ضرورت کے تحت, اب اتنا تو وہ بھی متاثر ہوں گے آبویسلی. ان کے لیے آپ نے کچھ آپ کو سوچنا پڑے گا, ڈیٹا بنانا پڑے گا کہ ان کے گھر کیسے اب پہنچا جائے. میں آپ کو بتاؤں کراچی شہر ایسا شہر ہے جس کی فلاحی کام انٹرنیشنلی مشہور ہے. جتنا کراچی دیتا ہے چیریٹی میں, سیلانی ہو گئے, جے ڈی سی ہو گئے, باقی دیگر ادارے جو ہو گئے, نارمل ہمارے کراچی شہر کے لوگ جو ہیں اتنے بڑے دل کے ہیں اور اتنا وہ کرتے ہیں چیریٹی میں, کوئی دستخوان سیلانی کا خالی نہیں رہتا. کوئی بھوکا پیٹ میں مانتا ہی نہیں کہ وہ سوئے, کہ اس کو بھیک مانگنے کی ضرورت ہو. دیر آر سو مینی فورمز لیجٹ لیگل کہ جہاں جا کے, تو وہ الحمدللہ ہمارے حساب سے کہ اگر کوئی بیگر ہے, ہمیں اس کے لیے یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ یار اس کو ہم بھیک مانگنے سے روک رہے ہیں تو اب اس کا گھر کیسے چلے گا, یا اس کو دور وقت. ویسے ایک اور سوال اس میں خواجہ سراؤ کا ہے, سروت کو بھی اس پہ بالکل صحیح تشویش جب ہوئی, جب پوری ڈیٹیل نہیں ملی کہ بھائی خواجہ سرائی کیوں, لیکن وہ اس میں انکلوڈڈ ہے. لیکن دیکھیں ان کو کیا ہے, ان کو آلریڈی پرابلم ہے, نہ انہیں روزگار کے مواقع دیے جاتے ہیں, نہ انہیں معاشرے کا شہری اس طرح سمجھا جاتا ہے, تو وہ تو ویسے ہی آئسولیٹڈ ہے. اب وہ سگنلز پہ آ کے کچھ کما لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, ان کے لیے بھی تو آپ نے پھر سوچنا پڑے گا نا ایک الگ زاویے سے. وہ علی کہ وہ کہاں جائے, ان کا جو اسٹریٹ چلڈرن ہے ان کا اسٹریٹ اسکول ہے, کوئی ایک اسٹریٹ اسکول بھی ہے, کیا ان لوگوں کو کہیں بہتر جگہ پہ لے جایا جا سکے گا, ان کے لیے کوئی پلان ہے؟ بالکل. ٹرانسجینڈرز پر میں پہلے آ جاتا ہوں. آپ نے کہا کہ ان کو معاشرے کا, ہم نے پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی میں لیجسلیشن لے کے آئی سب سے پہلے پاکستان میں کہ ٹرانسجینڈرز کی بھی رائٹس ہیں, ان کو بھی سوسائٹی کا, معاشرے کا حصہ ہے, ان کو ہمارے جو دھارے میں لے کے آئیں, ایکول اپرچونیٹیز ان کو دینی چاہیے, اور ہر جگہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا کرے. آفٹر آل دے ہیومنس. ٹرانسجینڈرز ہی کیوں, یہ سوال میرے خیال سے جو آپ کے ساتھ آئیں گے, مگر ایسا نہیں ایسا نہیں ہے, نہیں یہ نہیں کہا علی, میں نے یہ نہیں کہا ٹرانسجینڈر ہی کیوں, میں نے کہا کہ ٹرانسجینڈر بھی ہیں اس میں. تو ٹرانسجینڈر تو ویسے ان کے پاس مواقع کم ہیں جابز وغیرہ کے اور ساری چیزیں, تو ان کے لیے کوئی خاص آپ نے پھر حکمت عملی بنانی ہوگی ان کو روزگار کے نام. تو انہوں نے جب کہا کہ وہ مرد, عورت, بچے اور ٹرانسجینڈر ان کیس وہ ہی شی وہ ہی شی اس کیٹیگری میں, وہ اس میں گرے ایریا میں آ کے وہ کہ ہم تو ہمارے بارے میں تو ہے ہی نہیں, اور وہ بھی مانگنے شروع ہو جائے, تو وہ کلیئرٹی کے لیے ہم نے کہا تھا. سو اٹ شوڈ بی اکراس دی بورڈ اینڈ ایوری بڈی شوڈ نو. بٹ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مواقع کریٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. آپ یو گیو دیم سم تھنگ,
to lose something to work for, تو وہ پھر ان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, انٹیگریٹی بھی ہوتی ہے, ان کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اینڈ علی بات یہ ہے کہ اگر ایک سسٹم آپ انکلکیٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں تو وہ اس کا جو ساتھ ساتھ ان کا جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پلان ہونی چاہیے, یعنی ایک کمپریہنسو پلان کی ضرورت ہے اس میں. جی بالکل. دیکھیں سندھ ہائی کورٹ نے تو اب فیصلہ دے دیا اینڈ جسٹ اٹ ہیز کم تھرو ابھی ریسنٹلی, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا ایک کمپریہنسو پلان بالکل ایسے ہی ہے. علی راشد, thank you so much. بہت شکریہ. سجیشنز ہوں جی علی, we will give you suggestions, we have quite a few, so thank you so much for giving us your time. بات ہے نا کہ وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ تو ہیں, لیکن اگر ہم نے ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز نہیں کریٹ کی ہیں وہ ہماری فالٹ ہے. تو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو سڑکوں سے نکال سڑکوں سے آپ نے ہٹایا, بہت اچھی بات ہے, ویلفیئر میں لے جائیں, ان کو اسکل بیسڈ لرننگ سکھائیں, ہے نا. بہت سی سجیشنز ہیں ہمارے پاس اور ہم دے سکتے ہیں. تو ایک بریک لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, ناظرین کہیں مت جائے گا, ویل بی رائٹ بیک. جی ناظرین ویلکم بیک. اب ہم بات کرتے ہیں ڈیپ سیک. اب ہم ابھی تو ہم اسی کو ذرا دیکھ رہے تھے کہ ذرا ایبزارب کر رہے تھے, سوچنے کی کوشش کر رہے تھے واقعی یہ ریالٹی ہے بھائی, اس کو کیسے دیکھنا ہے, لیکن آگے بڑھتی جا رہی ہے صورتحال. آپ کو پتہ ہے نا چیٹ جی پی ٹی کو اگر مٹانے کی آپ نے کوشش کی تو وہ یہ ہوا ہے ایکسپیریمنٹ دیٹ چیٹ جی پی ٹی کو ہٹانے کی کوشش کی تو چیٹ جی پی ٹی نے, اے آئی نے اپنا ایک اور ورژن خود ہی بنا لیا. It was not asked to make another version, but وہ اتنی انٹیلیجنٹ ہو گئی ہے, مطلب جو اس کا کہنے کا مقصد یہ کہ وہ آرٹیفیشل نہیں ہے, it's just by name artificial intelligence, otherwise. تو ہوا یہ ہے بھائی کہ چین کی ایک کمپنی نے ڈیپ سیک کے نام سے ایک نیا مصنوعی ذہانت کا ماڈل متعارف کرایا ہے, جو بتایا جا رہا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے سستا اور طاقتور بھی ہے. اس پیش رفت سے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہلچل سی مچ گئی ہے. ڈیپ سی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے امریکہ اور یورپ میں سرمایہ کاروں کی نیندیں اڑا دی ہیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ میں ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیز کی جو مالیت کا چھٹا حصہ ہے, جس کا حجم $500 ارب بنتا ہے, یہ غائب ہو چکا ہے. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹیکنالوجی انڈسٹری کو یہ تنبیہ کی ہے کہ چینی ایپ کے بعد امریکی انڈسٹری کو جاگ جانا چاہیے. تو بھائی ڈیپ سیک ایپ آ چکا ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے صدف خان نے, ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم صدف, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وائٹ ہاؤس سے وال اسٹریٹ تک ہلچل مچ چکی ہے, اور یہ ہلچل کیوں مچی ہے, ذرا ہمیں آگاہی دیں پلیز. دیکھیں ہلچل اس لیے مچی ہے کہ ابھی تک اے آئی پہ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ایپس ہیں ان کے اوپر امریکی جو کمپنیز ہیں ان کی ایک اجارہ داری تھی, ان کی منوپلی تھی. نہ صرف یہ کہ چیٹ جی پی ٹی اور جیمنائی امریکی کمپنیوں کی بنائی ہوئی ایپس ہے, بلکہ جو ہارڈ ویئر استعمال ہوتا ہے اے آئی کو بنانے کے لیے, ٹرین کرنے کے لیے, وہ بھی ایک امریکی کمپنی ہے انویڈیا, وہ اس کے اے آئی کے چپس بناتی ہے. اور امریکہ اور چائنا کے جو تعلقات ہیں ان کا آپ سب کو علم ہے, اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ انہی تعلقات کی وجہ سے, اور کیونکہ امریکہ چائنا کو ایک معاشی تھریٹ کے طور پر دیکھتا ہے, کمپٹیشن کے طور پر دیکھتا ہے, کچھ ریسٹرکشنز بھی لگے ہیں امریکہ کے اندر کہ چائنا کو کس طرح کی ٹیکنالوجی بیچ سکتے ہیں, چائنیز کمپنیز کو کس طرح کی ٹیکنالوجی بیچ سکتے ہیں. تو ان کمپنیز کے اوپر ڈیپ سیک کی جو کمپنی ہے, جو چائنیز کمپنیز ہیں, وہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں حاصل نہیں کر سکتی. اسی وجہ سے ایک تو یہ کہ امریکی ٹیکنالوجی کے اوپر ڈپینڈ کیے بغیر یا بہت لمیٹڈ تعداد میں ان چپس کو استعمال کر کے ایک ایسا اے آئی انجن انٹروڈیوس ہونا جس کے اوپر ان کا کلیم یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے 100 گنا کم انہوں نے سرمایہ لگائے ہیں. بالکل یہی وہ ہے نا اس کے اندر کہ $60 لاکھ خرچ کر کے ڈیپ سیک نے امریکی کمپنیز کے $1 خرب وہ کیسے ڈبو دیے ہیں, یہ ایک بڑا سوال ہے. اور وہ جو وائٹ ہاؤس سے وال اسٹریٹ والی بات تھی نا, وہ ایک ہلچل تو آ چکی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد, یہ دوسری ہلچل ہے. اتنا واسٹ ڈفرنس کیسے ہے جی صدف؟
फास्ट डिफरेंस देखिए ये है कि टेक्नोलॉजी हमेशा इस तरह से बढ़ती है। हाँ, ये है कि बड़ी जल्दी आ गई है डीप सी, लेकिन आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कोई भी चीज़ उठा लें, वो मोबाइल हो, वो आपके इंटरनेट इटसेल्फ या लैपटॉप्स हो, आपकी टैबलेट्स हो, हमेशा जब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही होती है, जब उसका फर्स्ट वर्जन आता है, या जो भी मार्केट के एंट्रेंस होते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा सरमाया करके उसके बाद वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराते हैं। लेकिन Right. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक जब जब इंट्रोड्यूस हो गई तो उसमें इनोवेशन भी होगी और उसको सस्ता भी किया जाएगा बिल्कुल ताकि वो ऐसे ही ज़्यादा होता है। पहुंच में आ सके। सो ये होना था, शायद इतनी जल्दी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये डायरेक्शन जो है, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बड़ी नेचुरल डायरेक्शन है। कंपटीशन Right. का आना, कंपटीशन का सस्ता होना, ये बड़ा एक नेचुरल बिल्कुल। प्रोग्रेस है उसके प्रोग्रेस अंदर। है। अच्छा ये बताइए सदफ दैट डीप सी के मजनूई जहानत के मॉडल क्या है, मतलब चैट जीपीटी से और वो कैसा, इज इट फर्दर मोर इंटेलिजेंट, व्हाट इज द काइंड ऑफ डेटा दैट इज गिविंग, और इससे क्या फ़ायदा होगा आसान अल्फाज में अगर आप हमें नाजरीन को आगाह करें। देखिए चैट जीपीटी से ये बेहतर है या नहीं, ये तो अभी वक्त बताएगा। इट्स टू न्यू, द टेक्नोलॉजी इज टू न्यू, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरह से डेवलप करती है, जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे, जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जो एआई की टेक्नोलॉजी है वो मज़ीद लर्न करती जाएगी और अपने आप को बढ़ाती जाएगी। Right. डेटा पे को ट्रेन किया गया है, वो खुद भी ये मानते हैं कि वो चैट जीपीटी से कहीं कम डेटा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो शायद कम एफिशिएंट हो, लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग के अंदर डेटा इस्तेमाल किया गया है वो भी कम है। दूसरे ये कि जो डेटा की ट्रेनिंग हुई है, वो मेरे ख्याल है जून या जुलाई 2024 यानी 6 महीने पहले तक के डेटा पे वो ट्रेंड है। अभी एटलीस्ट जो पब्लिकली वर्जन्स अवेलेबल हैं वो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो एफिशिएंसी के हवाले से जो चीज़ें उसके अंदर एक्सेसिबल है उसके हवाले से अभी हमें नज़र आता है कि वो चैट जीपीटी से कुछ पीछे है। लेकिन चैट जीपीटी With जब time. इंट्रोड्यूस हुआ तो जाहिर इट टेक्स टाइम टू डेवलप, का यूज करना, लोगों का आना, डेटा का जमा करना, अपने आप को इवॉल्व करना, तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई कमी है, वो अभी डेवलप होगा एंड देन वी कैन सी कि वो कितना अच्छा बेहतर। सदफ, ये तो खैर इसकी बात हो गई और जब इसकी डिटेल्स आएंगी वो भी आप हमें फर्दर बताएंगी। लेकिन देखिए जब ये चैट जीपीटी भी आया और ये एआई सारा, तो आपको भी पता होगा, हमें भी, कि लोगों के बड़े यानी ह्यूमंस के हमारे बड़े कंसर्न्स थे कि भाई यंगस्टर्स कहते थे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारी कम हो जाएंगी और फिर मौके नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 लोगों की जगह एक आदमी काम करेगा, फिर एक की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, आप ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी ज़रूर डालिए, जो नौजवान हमें देख रहे हैं वो क्या रास्ता इख्तियार करें और क्या वाकई ऐसा होने वाला है, लोगों की ज़रूरत कम होती जाएगी? देखिए जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो ऑब्सोलीट होते जाते हैं। Absolutely. और उसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की ज़रूरत कम हो गई, इसका मतलब ये है कि लोगों को अपना स्किल सेट डेवलप करना होता है। जब टीवी आया था, जब किताबें आई थी, खत्तात भी होते थे किसी ज़माने में, प्रिंटिंग प्रेस ने उनकी ज़रूरत ख़त्म कर दी। इसी तरह जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती हैं, वो मेडिकल की फील्ड हो, वो एजुकेशन फील्ड हो, जो भी फील्ड हो, एडवांसमेंट का मतलब ये है कि लोग अपने स्किल सेट को, अपने करियर्स को एडवांस करें, और नए स्किल सेट नई दुनिया के लिए पैदा करें। हमारा मसला ये है, खुसूसन पाकिस्तानी नौजवानों का अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि वो इस टेक्नोलॉजी को एक एसेट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, एक ऐसी चीज़ के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जिनसे उनकी सलाहियतें बढ़ें, वो एक शॉर्टकॉर्टकट के तौर पर नहीं, लेकिन ये तो इस्तेमाल यूरोप करें। में भी है ना अनएम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ भी बहुत है, यूएस में भी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ये तो खैर हर जगह ही ऐसा है, क्यों? क्या ख्याल राइट। है आपका? ऑल्सो सदफ, एक नाइकी ने पहला एआई मॉडल्स यूज करके अपना कमर्शियल बनाया है विच इज डूइंग वंडर्स। सो अब बताएं मुझे, हाँ। नाउ वी नो दैट स्टेप बाय स्टेप एक balance तो कायम रखना होगा, समझ ह्यूमन ये तो जो इन्वॉल्वमेंट है वो उसकी बहुत welfare कम है, होती human जा welfare रही है। ओवर द टाइम वी कैन सी तो दैट। ये हमें जरूर नजर रखनी पड़ेगी और इसमें बैलेंस जरूर कायम करना होगा, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी इस तरफ जा रही है ना, वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और फिर सब कुछ ही। सदफ खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपनी विजडम से आगाही दी, जो एक्चुअली विजडम चैट जीपीटी के कुछ पास बात नहीं करेंगे है। आप इसमें, या ब्रेक लेना हमने ब्रेक मैं चाह रहा था लेना थोड़ी सी इस बात होनी चाहिए। इंटेलेक्ट की कमी है, इमोशन की कमी है, बट दैट्स इट। बाकी सारी इंफॉर्मेशन इज द बिगेस्ट बिल्कुल। इनोवेशन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। तो जनाब, एक break छोटी लेना सी हमने। वक्त हुआ है ब्रेक का, Break के कहीं बाद। मत जाइए, विल बी राइट बैक।
जी वेलकम बैक नाजरीन. अब बात करते हैं उन लोगों का जो पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं. ओवरसीज पाकिस्तानीज की जर्नी में बात. जी तो आपको पता है आज हमें कौन ज्वाइन कर रहा है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल. खुदा मुझे नहीं पता. बताइए. आज हमें रिदा अरसलान ज्वाइन कर रही हैं. एंटरप्रेन्योर है, सोशल वर्कर क्या हैं बात. और बड़ा ही बेहतरीन काम करती हैं. तो उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम रिदा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मौका दिया कि आपके साथ ज्वाइन कर सकें. भाई वुमेन एंटरप्रेन्योर बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ख़ास ख़वातीन करें जो अनगिनत मेहनत के साथ उस जगह पहुंचती हैं जहां आप हैं. तो क्या बिजनेस आप डेवलप किया है आपने, ज़रा हमें बताइए. देखें, मैंने तो जो बिज़नेस डेवलप किया यहाँ पर, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊँ कि जब हम अपने मुल्क से आते हैं तो सबसे पहले हम लोग तो ये सोचते हैं कि हमने दूसरी कंट्री में जाके करना क्या है. क्या है कि उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकें. तो मैं सबसे पहले तो अपना जो भी मैं करती हूँ उसके अलावा मैं बताना चाहूँगी जिसके थ्रू मैं करती हूँ. बेसिकली हमारे ग्रुप है यहाँ पे पाकिस्तानीज़ इन दुबई के नाम से, जिसको 2007 से रन कर रहे हैं. और इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट फील्ड की ख़वातीन मौजूद हैं. और जब वो अपनी कंट्री से मूव करती हैं यूएई में, तो वो सबसे पहले ये सोचती हैं कि हमने यूएई में जाके करना क्या है वहाँ के रूल्स को देखते हुए. सही. तो ये चीज़ें थोड़ी जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. तो फिर क्या निकलता है, क्या करना है? हाँ, क्या करना क्या है? रिदा ये बताइए. सवाल ये करना क्या है. होता क्या है कि अब बहुत सी लेडीज ये सोचती हैं कि अच्छा, हमने अगला सवाल है होता क्या है. चले मगर रिदा ये बताइए. अच्छा रिदा, हमारा अंदाज ही है बात करने का. आप जरा इसको ये नहीं समझिएगा कि हम लाइट हार्टेड रखते हैं इस सेगमेंट को. रिदा ये बताइए, आपने जैसे कहा कि जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो सोचते हैं करना क्या है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप वहाँ जाने से पहले वहाँ पे क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं पहले उनको देखें और यूथ को यही सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन मिलना चाहिए? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अब काफ़ी रूल्स चेंज हो चुके हैं. ठीक है, पहले ऐसा होता था कि आपने पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई किया और आप यहाँ आ गए. लेकिन अगर आप जॉब की बात करें तो अब रूल्स काफ़ी चेंज है. मैं बात करूँगी क्योंकि मैंने एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ, तो मैं बात करूँगी टोटली ख़वातीन पे. तो मैं लेडीज़ के लिए बात ही करना चाहती हूँ कि जब वो आती हैं कंट्री, जॉब के अलावा वो ये सोचती हैं कि हम ऐसा कौन सा काम है जो हम घर में रह के कर सकें. सही. यूएई में विदाउट लाइसेंस आप कोई भी बिजनेस ओपन नहीं कर सकते, चाहे आप उसको फिजिकली कहीं पे रन कर रहे हो या सिर्फ उसको अपने घर में कर रहे हो. तो हम लोग जो हेल्प करते हैं, खासतौर पे मैं और मेरी टीम जो है, हम लोग पहले उनको आइडिया देते हैं कि आप इस तरीके के बिजनेस कर सकती हैं इन रूल्स के हिसाब से, रजिस्टर्ड. कौन से, यानी इससे कौन से बिजनेस, 4-5 बिजनेस जैसे कोई खवातीन देख रही हैं अगर, क्या क्या? ज्यादातर को शौक होता है कपड़े खरीदने का, कि उनको ये होता है कि हम पाकिस्तान से दूर हैं तो हम अपने ट्रेडिशनल कपड़े कहाँ से खरीदेंगे. तो ये सबसे बेस्ट बिजनेस होता है कि जब आप अपनी कंट्री से कहीं और किसी और कंट्री में मूव करते हैं तो आप अपने ट्रेडिशनल क्लोथ पे काम करते हैं, पाकिस्तान से लाएं और वहाँ बेचें. ये वाला हो गया. बिल्कुल. और ब्रांड नेम आप सोचें, उसको रजिस्टर्ड करवाएं. रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप पाकिस्तान से सारे ब्रांड, जितने भी इतने सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, आप वो कपड़े ये पूरी ना बताए ना आप अपनी खारज, सारा आप वो दे देंगे. अगला बिजनेस क्या होगा, अगले 3-4 बिजनेस? अगले पहला तो क्लोथ का हो गया. दूसरा बिजनेस यहाँ पे बहुत चलता है. किसका? ज्वेलरी का. ज्वेलरी. ओके. अगर अब ज्वेलरी से हट के इन टिपिकल चीज़ों से हटकर आए तो आजकल लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है रेजन आर्ट, जिसकी अभी हम लोगों ने जो हमारा ग्रुप है, बेसिकली हम लोग सोशल वर्क भी करते हैं, तो हम लोगों ने लेडीज़ के लिए इसके फ्री सेमिनार्स भी करवाए, फ्री इसके हम लोगों ने वर्कशॉप्स भी करवाई. रेजन आर्ट आजकल लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इन है और मैं कहती हूँ कि उनको करना भी चाहिए. कपड़ों से, ज्वेलरी से हटकर वो चीज़ है. रेजन आर्ट बताइए. ज़ुहैब मुझसे पूछ रहे हैं, मैं ऑन एयर अब क्या उनको समझाऊं. रेजन आर्ट है क्या? रेजन आर्ट बेसिकली डिफरेंट आप उसको डेकोरेशन पीस में भी यूज कर सकते मटेरियल, हैं. वो ग्लेज्ड ट्रेज और आपको समझ गया. कोस्टर्स और ये सब मिलते हैं. भी अगर मैं पहले मुझे पता होता कि मैं आपको शो करा देती
کہ کس طریقے کا ریزن ڈفرینٹ پتا نہیں تھا ڈفرینٹ نا، زویو کو پتا نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا رضا یہ بتائیے، پاکستانی کمیونٹی obviously is very close knit in UAE. کون سے مواقع ہیں جو مل کے سیلیبریٹ کرنے میں زیادہ خوشی ملتی ہے؟ اچھا، سب سے زیادہ جو ہمیں خوشی ہوتی ہے یہاں پر ہم لوگ جب 14 اگست سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا کیا کرتے ہیں 14 اگست پہ؟ ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں باقاعدہ، ہم پاکستان میں جتنے ایونٹس وہاں ہوتے ہیں ہم سارے یہاں پر بھی کرتے ہیں. 14 اگست جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں نا تو ہمیں بہت زیادہ ہی ملی نغمے گاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ملتے ہیں. 23 مارچ کیوں نہیں کرتے رضا؟ 23 مارچ بھی بہت ضروری بھی کرتے ہیں. مارچ ابھی تک تو نہیں کیا. اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گروپ میں ایک لائیو سیشن کر لیتے ہیں، وہ ہم کرتے ہیں. لیکن 14 اگست جو ہے پراپر ہمارے جو اچھا رضا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو دیکھ کے اندازہ لگا دوں آپ دال چاول بہت اچھے بناتی ہوں گی. پتہ نہیں، ہر لوگ بریانی کا تو ضرور کہتے ہیں کہ بریانی. اچھا بریانی تو دیکھیں پتہ چل گیا نا مجھے. قریب بریانی پھر ہمیں کب کھلا رہی ہیں آپ یہ بتائیں. جب آنا ہوگا اگر آپ لوگ کراچی میں ہیں تو. ویری گڈ، ضرور. زبردست. کیا ایڈوائز دینا چاہیں گی رضا ان ون لاسٹ لائن آپ سے، اگر ہم لیں ینگسٹرز کو، ینگ خواتین کو جو آپ کو دیکھ رہی ہیں اس وقت؟ میں ان کے لیے کہوں گی کہ کبھی بھی نا ڈر کے ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. مطلب ایک کانفیڈنٹ ہونا چاہیے ان کو ہر چیز میں. بہت سی لیڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر کانفیڈنس ضرور ہوتا ہے لیکن وہ کوئی بھی اسٹیپ اٹھانے سے پہلے نہ سوچتی ہیں کہ مجھے یہ فیئر کرنا فیکٹر چاہیے. زیادہ ہوتا ہے. بالکل تو بالکل. اور نہ سوچیں، آپ کے مائنڈ میں ہے، آپ اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ رکھیں کہ اور یہ سوچیں کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو میں نہیں کر سکتی. کیا بات ہے. رضا ارسلان آپ کا بہت بہت شکریہ. وی وش یو آل دا. وہی بات ہے، فیئر از دا موسٹ ورسٹ تھنگ دیٹ یو کین گیو ٹو یور سیلف. بالکل. آپ فیئر نہ کریں، آپ لوگ بھی فیئر نہ کریں. ہم واپس آ رہے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ریزولوشن ہی یہ تھی جو ریکارڈڈ ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی ہم نے بات چھوڑ دیا، چھوڑ دیا. ہم ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. جی ویلکم بیک جناب. اب تھوڑی پالیٹکس پہ بات. پالیٹکس کی تو بات ضروری ہونی ہے ہر شو میں. اگر پالیٹکس کی بات نہ ہو تو پھر کیا بات ہے بھائی. وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو 9 مئی کو 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کے بجائے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دے دی ہے. یہ نکل کے سامنے آیا ہے حکومت کی طرف سے جواب. اور ذرائع کے مطابق حکومت نے اپوزیشن کے مطالبات کا جواب اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیا ہے. حکومت نے اپنے جواب میں جوڈیشل کمیشن بنانے سے یکسر انکار نہیں کیا. حکومت نے جوڈیشل کمیشن کے بجائے خصوصی یا پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دی ہے. یعنی بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ ٹھیک ہے ان کو بھی ہم لے کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں لیکن کچھ ایسی جو چاہ رہے ہیں وہ نہ بھی. اسپیکر کی سربراہی میں موجود کمیٹی کو ہی پارلیمانی کمیٹی کا درجہ دینے کی تجویز بھی دی گئی ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حکومتی کمیٹی نے اپنے جواب میں ان حالات کا ذکر کیا ہے جن میں کمیشن بن سکتا ہے. حکومتی جواب میں کمیشن کیوں نہیں بن سکتا، وجوہات کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے. حکومتی جواب میں کیس اور کمیشن سے متعلق آئینی اور قانونی، وہی جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو معاملات عدالت میں ہیں تو ایک معاملہ عدالت میں ہے تو اس میں کمیشن نہیں بن سکتا ہے. تو یہ قانونی اور آئینی وجوہات بتائی جا رہی تھی. اب یہ ملاقات، مذاکرات، یہ گورننس، مختلف جماعتوں کی حکومت پر تنقید، انٹرنیشنل افیئرز، حکومت کے جو ابھی چینج ہوئے ہیں یو ایس میں ان کے ساتھ تعلقات کیا جا رہے ہیں، ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں نہیں آ رہے، کیا میٹنگز ہو رہی ہیں، کیا پروجیکٹس بن رہے ہیں، سب پر ہم بات کریں. جی اس پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم پی ایم ایل این کے رہنما. ان سے انہیں گفتگو میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. جی وعلیکم السلام سر، تھینک یو. سر یہ بتائیے، حکومت نے تحریک انصاف کا مطالبہ مانا بھی نہیں ہے اور انکار بھی نہیں کیا. اس سے کنفیوژن آپ کو لگتا ہے زیادہ پھیلے گی؟ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، کنفیوژن نہیں پھیلے گی. حکومت کا رویہ یہی ہے کہ وہ اکاموڈیٹو ہے. وہ کہتے ہیں بیٹھ کے بات کریں، ساری آپشنز کو ہم سوچ لیتے ہیں. اور انہوں نے انکار نہیں کیا جوڈیشل کمیشن کا. انہوں نے لیگل ریزنز دیے ہیں کہ جب کمیشن کیوں بنتا ہے. کمیشن بنتا ہے ٹو اسٹیبلش کے فیکٹس کیا ہیں، اور وہ پھر اگر اس فیکٹس میں یہ کوئی ورڈکٹ نہیں ہوتی کمیشن کی. کمیشن یہ کہتا ہے کہ یہ ہوا، اور اس کے اندر اگر کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ
मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है तो फिर उसका केस कोर्ट में जाता है, फिर जजेस उसको बिल्कुल विटनेसेस के साथ और परख के तो अदालतें फैसला करती हैं। अभी ये जो 9th मई के केसेस हैं ये ऑलरेडी कोर्ट्स में गए हैं, बल्कि लोग ट्राई हो चुके हैं, आधे कुछ कन्विक्ट हो चुके हैं, कुछ को रिलीफ मिल चुकी है। तो इस स्टेज के ऊपर ये जिद बच्चों वाली की कमीशन ही बनाए तो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा रास्ता दिखाया है कि आप एक पार्लिमानी कमेटी बना ले। नहीं देखिए लेकिन पार्लिमानी कमेटी भी क्यों, पार्लियामानी कमेटी क्या करेगी इसमें? तो जब आप कानून के मुताबिक आप खुद कह रहे हैं कि अदालत में फैसला है, अदालत फैसला दे देगी सबूत, या तो जुडिशियल कमीशन बने तो चले बात समझ आती है कि उनका मुतालबा मान लिया आपने। पार्लियामानी कमेटी का तो कोई यूटिलिटी नहीं होगी ना सर, सिर्फ वक्त का ज़िया होगा और तो कुछ भी नहीं। नहीं देखिए, ये जो पार्लियामानी कमेटीज है ना, ये तो आप किसी इशू को भी अपने तौर के ऊपर अंदर बैठ के जब पार्लियामानी कमेटी का जिक्र होगा तो पहली बात यही होगी कि इसकी रेलेवेंस क्या है। पार्टी आपस में बैठेगी ना तो वो देखेगी कि देखो एक चीज जो कोर्ट के अंदर चल रही है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, प्रोसिक्यूटर उसको अपने तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्यों ये चीजें वहां पार्लियामेंट में फिर लॉ के मुताबिक डिस्कस होगा कि क्या हम इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो इसका और वे आउट क्या है आपको सेटिस्फाई करने का, या वो कन्विंस उनको करेंगे या उनको करेंगे। तो ये एक फोरम प्रोवाइड किया उन्होंने। इसका ये मतलब नहीं कि पार्लियामानी कमेटी बैठ के कोई वर्डिक्ट दे देगी जो अपोजिट टू वो वर्डिक्ट होगी जो कोर्टों ने दिया होगा। ये एक वे आउट है जो पॉलिटिकल लोग हमेशा रास्ते ढूंढते हैं ना, तो उसके मुताबिक। अच्छा, ऐसा भी होना कि चलने जैसा भी तो होना, दूसरी जमात भी उसमें दोनों को फैसिलिटेट करने के लिए है। सर ये बताइए, क्या पीटीआई इस पोजीशन में है कि कोई जारहाना हिकमत अमली अपना सके? क्योंकि पार्लियामानी कमीशन का कमेटी का तो उस पर रजामंद हो नहीं। हाँ बिल्कुल। देखिए, आउटराइटली पीटीआई को भी चाहिए कि आउटराइटली हर चीज को रिजेक्ट ना करें। जहां तक अल्टरनेटिव उनके पास है, आपने देखा सरवत के ये उन्होंने सारी ऑप्शंस यूज कर चुके हैं। यानी इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एक तो होता है नॉर्मल प्रोटेस्ट, आप एक होता है बाइकआउट पार्लियामेंट का करते हैं, आप ये होता है कि हम बाहर बैठेंगे। इन एडिशन टू दैट इन्होंने तो हदूद क्रॉस की ना, मतलब इन्होंने तो म्यूटनी की कॉल दी, इन्होंने तो कहा अहकामात ना मानो, इन्होंने तो अफवाज पाकिस्तान उसकी क़यादत के ऊपर यलगारें की, इन्होंने तो इंस्टॉलेशन पे हमले किए। फिर ये उधर से आए और देखिए इंपोर्टेड स्टफ लेके वो जो गैस के बम्स और ये वो हमला आवर हुए, बंदे मरे। अभी और क्या करेंगे? मेरा मतलब है कि इनको खुद भी सोचना चाहिए कि जब एक रियासत है और उसके सारे पिलर्स एक आइन के मुताबिक चल रहे हैं, पार्लियामेंट मौजूद है, अदलिया ओपन है, मार्शल लॉ नहीं है, तो खुदा के लिए फिर हल निकालने के लिए आप पार्लियामेंट में जाएं। एंड सेकेंडली, मीडिया इस्तेमाल करें पब्लिक को ये बताने के लिए कि आपका विजन क्या है, आपने माजी में क्या किया, आइंदा आप क्या करेंगे। और अगर कोई आईनी आपका इख्तलाफ है तो कोर्ट्स के अंदर जाएं, कहें कि जी हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। मतलब सिविलाइज्ड कंट्रीज के अंदर यही तरीका है ना, और तो कोई तरीका नहीं है। अभी ये कहना कि अच्छा हम अभी सवाबी में ये कर देंगे तो ठीक है, आप करें, इसमें पैसे का ज़िया, बंदों का ज़िया, सड़कें बंद। तो आपको ये लग रहा है आपको ये लग रहा है सर कि ये नई क़यादत जो अभी बानी पीटीआई ने चेंज की है, तो वो पहले की क़यादत तो ठीक है, आपसे कुछ बात कर लेती थी, 26वीं आईनी तरमीम पर भी ले दे हो गई और वो जरा बैठ गए सुकून के साथ, लेकिन अब ये जो आए हैं ये बड़े अग्रेसिव बयानात भी दे रहे हैं और ये एहतजाज की कॉल भी कर रहे हैं और ये डी चौक का भी कह रहे हैं कि हम वहाँ भी जा सकते हैं इस्लामाबाद में। तो मुमकिन तौर पर हुकूमत को लग रहा है कि कोई ऐसा कुछ कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से वो हालात? जी देखिए, रियलिटी ये है कि तहरीक इंसाफ में कोई और अल्टरनेटिव क़यादत नहीं है। इट इज ओनली इमरान खान। वो उनके ज़हन में जो आता है वो करते हैं। एंड हिज माइंड इज नॉट ए, अनफॉर्चुनेटली नॉट ए पॉलिटिकल माइंड, और ही वांट्स के आइदर मैं हूं या कोई भी फिर नहीं होगा। और हमें कुछ चीज एक्सेप्टेबल, आपको याद होगा ना जब नो कॉन्फिडेंस भी हुआ, एक कोर्ट एक आईनी तरीके से, एंड ही वाज नॉट रेडी टू लीव द ऑफिस लोग। और जब नवाज शरीफ को कहा गया विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन कि आप नो मोर प्राइम मिनिस्टर टुमारो, तो उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह, उनको अपने निकाले तो चले गए। यू लिसन टू द ऑर्डर्स एंड देन यू गो टू द कोर्ट्स इफ आपके साथ नाइंसाफी हुई है। तो मेरे ख्याल में वो कोर्ट्स के बाद भी हुआ ना सर, जीटी रोड भी हुआ आपका, तो जीटी रोड भी हुआ ना, वो ऐसे नहीं है। देखिए जीटी रोड के ऊपर किसी ने ये म्यूटिनी की कॉल भी नहीं दी,
किसी ने लोगों के साथ ये नहीं किया कि जी हम आ रहे हैं और हम कफन लेके आ रहे नहीं, हैं। लेकिन आपने नाम लेके तो तनकीद की ना सर, नाम लेके तो तनकीद की आपने कहा कि यही वो लोग हैं जिन्होंने सब, वो तो सबके सामने है ना सर, ऐसे ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरे भाई आप ठीक कह रहे हैं, नाम लेके ये कहना कि मेरे 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 रिमूवल में मैं समझता हूँ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसमें फलां को जवाब दे होना यही पड़ेगा। तो प्रॉब्लम है सर, यही प्रॉब्लम है इस मुल्क की, आप उससे बेहतर जानते हैं। ये प्रॉब्लम जब तक आप मिलके बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही बातें होती रहेंगी बस बैठ के, जैसे मैं और आप बैठ के कभी चाय पे बैठ जाएं और हम बातें करते रहेंगे कि मुल्क के मसाइल है, बड़ा बुरा हो गया, बड़ा सही है। तो सर देखें, आप जैसा आदमी इतना तजुर्बाकार अगर बात नहीं करेगा तो फिर तो नहीं, देखिए आप ये आपका अपना एक सोच है ना, मैं तो विद ऑल ऑनेस्टी और मैं हल्फन कह रहा हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी है, आप एक उसके जुगाड़ लगाते हैं और उसको खींच के निकाल देते हैं और फिर बाद में इकरार जुर्म भी करते हैं कि हमने ये बड़ी गलती की थी, तो लोगों को अकाउंटेबल तो होना चाहिए। तो वो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। फिर जो दूसरी हुकूमत आई वो चलती रही। नहीं, यानी अकाउंटेबिलिटी ऐसे होगी कि आपको पावर मिल जाए। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। यही तो हुआ है सर, ये ऐसे ही तो हुआ है। आपकी अपनी सोच है, बिल्कुल नहीं। पावर आइन के तहत उन लोगों को मिलनी चाहिए जो अपने आप को अवामी नुमाइंदे बन के इलेक्ट होके आते हैं, और इस चीज को हल करना है ना सब ने मिलके। ये जो जिदबाजी है ना कि आइदर यू सी ब्लैक और यू सी व्हाइट, देखिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हालात मुश्किलात के शिकार रहते हैं, बहुत से बग्स होते हैं आपकी जुडिशियल सिस्टम में, आपकी गवर्नेंस के अंदर, आपके मुल्क के अंदर, आपके इलेक्शन कमीशन के अंदर। इन चीजों को हल करना लीडर्स का काम है कि आप तहम्मुल मिजाजी के साथ सारी बातों को सोचे, ये ना सोचे कि मेरी हुकूमत है तो सब कुछ ठीक है, मेरी नहीं है तो वो नहीं है। और आपकी अगर हुकूमत है और आप डिलीवर नहीं करते तो लोगों को आपकी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। अभी आप देखें कि प्रेजेंटली हम आपस में इन फाइट में अपनी ताकत जाया कर रहे हैं। इंडिया का जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो दुबई में 8 जनवरी को तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, और ये तालिबान उनसे रेडी है बात करने के लिए, और इंडिया इनको टेररिस्ट कहता रहा। इंडिया इनके करजई की गवर्नमेंट, अशरफ की गवर्नमेंट, नॉर्दर्न अलायंस, और इनके ऊपर इनकी यूएनओ में जाके सैंक्शनों की बात करते। तो मेरा मतलब है कि वो लोग आपस में एक पाकिस्तान के खिलाफ घेरा तंग करने की बात कर रहे हैं। हम अपनी एनर्जी यहाँ सर यही तो बात है कि इतने सालों से हम देख रहे हैं कि वो जो डिवाइड एंड रूल का जो सिस्टम था वो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। दैट्स व्हाई एज अ होल, एज अ कंट्री, वी आर अनएबल टू मैच एनी अदर कंट्री ग्लोबली। सर ये बताइए कि यूएस एम्बेसडर जेनरी बीच यूएस इन्वेस्टर आए, जेफरी बीच, तो क्या उनका यहाँ पे कोई प्लान है इस तरह की इन्वेस्टमेंट का, या यूएस से जो एम्फेसिस आ रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर, डायनामिक्स के ऊपर? देखिए ऐसी टाइमिंग में जब वो जो पीटीआई का नैरेटिव आपको पता है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि वो यूएस में जी चेंज हो गया है तो हमारे हक में और ये सारी चीजें, लेकिन ऐसे वक्त में एक डेलीगेशन का आना, वजीर आजम से मुलाकात करना, और वो जो उसकी डिटेल्स आई हैं उसमें उन्होंने कहा है कि हम इस हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है, इस हुकूमत के साथ बड़े हमारे रवाबित भी है और बहुत चीज है। तो एक इत्मीनान बख्श खबर है आपके लिए और खुशाइंद है पाक यूएस ताल्लुकात के लिए। नहीं, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स है। देखिए पाकिस्तान अल्लाह के करम से एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ लोग आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चाइनीज जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं लगा रहे, सी पैक बना रहे हैं। रशियंस आपके साथ वो जो है वो अपने रिश्ते को और बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड एवरीथिंग। और अमेरिकन्स कांट लीव पाकिस्तान ऐसे अलोन, बिकॉज हमारी सबसे ज्यादा जो ट्रेड का वो है और एक्सपोर्ट है वो अमेरिका के साथ है। और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो इसी की कामयाबी में है कि सब कंट्रीज के साथ, वेदर मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, एंड स्पेशली सुपर पावर्स, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि नेबर्स और सुपर पावर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके साथ ताल्लुक बनाने चाहिए। ये तो काउंटर करता है ना। देखो तहरीक इंसाफ ने ये नैरेटिव बनाया हुआ था, बस ट्रंप आएगा 20 तारीख, घड़ी पे देखते हैं 20 तारीख को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ट्रंप का किसी एक पार्टी या किसी एक इंडिविजुअल से कि इन अमेरिकन गवर्नमेंट्स का ताल्लुक नहीं होता, उनका ताल्लुक हुकूमतों से है, जो लोगों से है, कंट्री से है,
हुकूमतें भी आती जाती रहती हैं, लेकिन वो उनके साथ तो रखते हैं कि अपना बिजनेस इंटरेस्ट अमेरिका के बहुत ज्यादा अच्छा। है। यहाँ बहुत एरियाज है, टूरिज्म है, बिल्कुल। माइनिंग है, बिल्कुल, जिसके अंदर बिल्कुल। वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। सर बिल्कुल लैंड जी, ऑफ जी। अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान। सर अब्दुल कयूम साहब ये भी बताइए, पीका एक्ट पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कल साइन कर दिया है, उस पे बहुत हमारी कम्युनिटी को जी, बिल्कुल, journalists तासुरात है कि community ये तासुरात गलत हो रहा है, है। क्या कहेंगे आप उस पे? देखिए, बात यह है कि जब नेशनल असेंबली और सेनेट से एक चीज अप्रूव होकर चली जाती है तो प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं होता साइन करे, वो एक का दफा वापस कर सकता है और फिर वो कानून तो बन जाता है। लेकिन मैं इसके ऊपर यही कहूंगा कि ये ठीक है, हमारे जर्नलिस्ट भाइयों के मैं हमेशा मतलब है उनके साथ हूं और मैं उनके व्यू पॉइंट की कदर भी करता हूं कि ये गलत ना इस्तेमाल हो। लेकिन दी पॉइंट इज कि ऑन दी अदर हैंड ये जो सोशल मीडिया की यलगार है जिसमें ना आप महफूज हैं, ना हम महफूज हैं, ना जुडिशरी महफूज है, लोग बाहर बैठ के नैरेटिव चला रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो अगर किसी के ऊपर नाजायज ये बात का इस्तेमाल होता है तो उसके लिए अदालतों में जाना जरूरी है। तो मेरे ख्याल के अंदर आपको आज जो आपकी हाइब्रिड वार के अंदर मोस्ट लीथल वेपन जो कौमों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है वो साइबर वार भी है और ये सोशल बात मीडिया बिल्कुल के आपकी ऊपर ही है। हकीकत पर मबनी है, लेकिन इसके साथ साथ जी, जी। ये बात भी है कि 2016 के बाद से उसमें तरमीम लाई जाती रही, 16 में आया और फिर इमरान खान साहब ने जो कसर थी वो पूरी की और फिर आपने जो रही सही कसर थी ना वो पूरी कर दी इसमें, और उस पे एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी कि आपने जर्नलिस्ट बरादरी का मौक़िफ़ भी सुनना गवारा नहीं किया। वो approve इस हो पे गया। हमें बड़ा अफसोस है क्योंकि जब मियां साहब के खिलाफ जो आप बात कर रहे थे ना, चीजें हुई थी, जर्नलिस्ट बरादरी थी जिन्होंने वो हकायक दिखाए थे लोगों के कि ये मियां साहब के साथ हुआ है, ये देखें क्या केस था और कहां से। तो ये सारा आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमने उस वक्त दिखाया जब आप बड़ी मुश्किल में थे, आपकी कोई बात नहीं सुनता था, मियां साहब की कोई तस्वीर नहीं दिखा सकता था, कोई आवाज नहीं दिखा सकता था। तो अब आप ऐसा कर रहे हैं, वी आर ऑन द रिसीविंग एंड अगेन, तो फिर क्या कहेंगे आप इस पर? कुछ तो बात करें। देखिए, जर्नलिस्ट जो है ना या मीडिया, ये एक पिलर है किसी भी स्टेट का। बिल्कुल और ऐसे। इसके अंदर वीक एरियाज तो हर प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन ये मीडिया ही है जो पाकिस्तान के इमेज को प्रोजेक्ट करता है। आपके मीडिया हाउसेज हैं बहुत सारे, कोल्ड प्रिंट, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये कई चीजें आप इस चीज के ऊपर मुतमईन करना मीडिया को बड़ा जरूरी है कि ये इंश्योर किया जाए कि ये इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये होता रहा है कि टेररिज्म जी। का एक्ट बना तो राजा जफरुल हक साहब को टेररिज्म के उनका चार्ज सर लगा इन दिया। हिस्ट्री बिल्कुल सही कह रहे तो हैं आप। माजी में हमने बहुत कुछ देखा है जब ऑपोजिशन हमने में इरफान आते सिद्दीकी साहब की भी देखी है हथकड़ी लगी में सर, हमारे सीनियर जी, जी। जर्नलिस्ट आप देखे। आप ये देखे कि तारिक इंसाफ के टाइम था तो ये जब मियां साहब ने तकरीर की थी ना गुजरांवाला में कि देखें बाजवा साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा कि मुझे क्यों हटाया या DSI, तो वहां मैं भी बैठा था। तो जितने लोग बैठे थे उन्होंने कहा जी ये भी मुजरम है। तो तारिक इंसाफ ने पता है मेरे ऊपर भी क्या FIR दर्ज हुई कि मुल्क से गद्दारी, ये। और वो गुजरांवाला में सबसे FIR आसान है ये दर्ज चीज, कर दी। सबसे बिल्कुल। आसान बात ये है, आसान चार्ज तो सबसे ये यही है। चीजें ये डिस्करेज करनी बड़ी जरूरी है। खैर ये अल्लाह करे कि discourage आप ये जो करना लेकर बड़ा आए हैं इसको आप बेहतरी की अगर implement कोई कर आती है सकें। सजेशन तो आप जी। उसको भी अकोमोडेट करें, और ये वाकई फेक न्यूज को खत्म करने के लिए हो, हमारी उम्मीद यही है। सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज की जहां बात की जाए, जियोपॉलिटिकली प्लेस्ड वेरी वेल इन आवर कंट्री इज, सो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आई विश कि हम सब इकट्ठे हो के पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके, बिकॉज वही बात है, डिवाइड एंड रूल पे सब खुश हैं। वापस आएंगे जी, हाँ एंड कजाफी सिटी उस पे वहाँ क्या बात हो रहा है? करेंगे जी। उस पे बिल्कुल, बात छोटी सी ब्रेक पे जाइए, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। जी नाजरीन, वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं कदाफी और नेशनल स्टेडियम की तामीराती काम जो जारी है उसकी क्या पोजीशन है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में जो काम चल रहा है बड़ी तेजी के साथ जारी है, और कहां तक पहुंचा है ये काम, मुकम्मल हुआ भी है या नहीं हुआ,
इस पे हम बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं वकास बाकिर कराची में और वकार अहमद लाहौर से कदाफी स्टेडियम में मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास, सबसे पहले तो ये बताइए जी, कराची स्टेडियम की क्या आप पोजीशन देख रहे हैं, सही वक्त पे सही चीज़ें मिल जाएंगी हमें? जी बिल्कुल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और नेशनल स्टेडियम कराची का तामीराती काम भी करीबन मुकम्मल हो चुका है। नौ तामीर शुदा इमारत जो कि कसीरुल मंजिला इमारत है, उसका फर्स्ट फ्लोर तीसरी मंजिल पर ड्रेसिंग रूम है, वो मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरह से 2 हॉस्पिटलिटी बॉक्स बनाए गए हैं, उनकी तामीर भी मुकम्मल हो चुकी है और जनरल इनक्लोजर भी मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ डिजिटल स्क्रीन की तनसीब का काम और जो इसके फ्लड लाइट्स लगाने का काम है वो सिर्फ आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीसीबी का हदफ है कि आज तक जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची का तमाम तामीराती काम मुकम्मल करके आईसीसी के जो बुनियादी मयार हैं उसके बाद उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी और तवक्का यही की जा रही है कि आइंदा 2 रोज़ के अंदर अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेशनल स्टेडियम के कराची की तमाम तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद एक मुफस्सल ब्रीफिंग देगा और आईसीसी को भी इस सिलसिले में आगाह करेगा। इससे पहले आईसीसी का एक वक्त कराची में जारी तामीराती काम का दौरा कर चुका है और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया था। नेशनल स्टेडियम कराची और शायकीन क्रिकेट मुंतजिर हैं कि दुनिया क्रिकेट के वकास से एक और चीज, वकास जैसे जो शायकीन आएंगे मैच देखने के लिए, उनके लिए कोई इंतजाम खास किया गया है? क्योंकि वो जो ट्रैफिक का और सारा उनकी पार्किंग वगैरह के मसाइल ये भी देखे गए, इसको भी कुछ बेहतर करने की कोशिश की गई? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने और दीगर तमाम मुतालिका विफाकी और सूबाई इदारों ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले सह फरीकी सीरीज के होने वाले 2 मैचेस के लिए सिक्योरिटी प्लान, ट्रैफिक मैनेजमेंट का सारा प्लान मुरतब किया है और नेशनल स्टेडियम कराची से मुत्तसिल जो 3 अलग अलग ग्राउंड्स हैं वहां पर पार्किंग बनाई जाएगी और वहां से बिल्कुल ठीक है। शटल अब जरा वकार अहमद की तरफ चलते हैं, लाहौर कदाफी स्टेडियम के बाहर वो खड़े हुए हैं। वकार बताइएगा, क्या इमाराती काम चल रहा है और कहां तक पहुंचा है ये काम? जी बिल्कुल सरवत, आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम पाकिस्तान में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है ये होने जा रही है और ख़ास तौर पर जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कज़ाफी स्टेडियम की जो तामीराती काम है ये तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। बस फाइनली थोड़ा बहुत टचिंग का जो काम है वो जारी है। जी हाँ, दूसरी जानिब एक मैसेज इंडिया के लिए है, जो हमारे हमसाया मुल्क हैं वो शायद ये क्लेम कर रहे थे, उनके दिल में एक बात थी कि शायद पाकिस्तानी जो स्टेडियम है ये कज़ाफी स्टेडियम इतनी जल्दी से तामीर नहीं हो सकेगा, आईसीसी का जो मैच है ये लाहौर में मुनक्किद नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो स्टेडियम बिल्कुल रेडी है, 34,000 के करीब जो सीट्स हैं वो लगाई जा चुकी हैं और अगर एलईडी लाइट्स की बात की जाए तो स्टेट ऑफ द आर्ट लाइट्स लगाई गई हैं। जो इनके फ्लड लाइट्स के पोल हैं, 6 टोटल पोल हैं, उनमें एक पोल के ऊपर 80 लाइट्स लगाई गई हैं और एक क्या बात है, सारे इंतजामात बेहतरीन किए गए। मुझे बताएं कि आप जरा ग्राउंड में गए, ग्राउंड में अंदर गए तो ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा हो गया है ना, ये बहुत काउंट करेगा है ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, आपने जिक्र किया स्टेडियम के अंदर का, तो 2 बड़ी जो स्क्रीनें हैं वो लगा दी गई हैं और दूसरी जानिब जो इंक्लोजर्स हैं ये पहले 12 के करीब थे तो इनको एक्सटेंड करके 14 कर दिया गया है। अगर बात की जाए मैच की, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मैच यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 8 फरवरी को पहला मैच होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान और 12 तारीख को ये जो कज़ाफी स्टेडियम की जो सिक्योरिटी है ये हैंड ओवर कर दी जाएगी आईसीसी की जो सिक्योरिटी है उनके जबरदस्त। वकास बाकिर आपका कराची से और वकार अहमद लाहौर कदाफी स्टेडियम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट देने का। यही बात है ज़ोएब, बस रेडी सेट गो की तैयारी है, टीम्स का इंतजार है, ग्राउंड में उतरेंगी टीम्स और हम वेरी एक्साइटिंग टाइम। हाँ जी, हमारे लिए भी। और जो मैंने ड्यू फैक्टर की बात की है ना भाई जी, बहुत ज्यादा ही फैक्टर बड़ा हार जीत में
कंट्रीब्यूट करने वाला है। सो जनाब अब एक वक्फे का टाइम हुआ है, लेकिन वक्फे से आने के बाद हम आपको मिलाएंगे बहुत ही ख़ास मेहमान है, ऑर्थोपीडिक सर्जन है और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और अगर आपकी पिटाई विटाई हो जाए यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कहीं वहीं हड्डी वड्डी हो जाए, तो फिर ये कि उसका भी कुछ मामला आपका बेहतर हो वो जाएगा। आपका एक्सरे देख के बता सकते हैं आपको क्या हुआ है, किसने और मारा है? किसने मारा है, सारी किसी रिपोर्ट खातून से हुई है आपकी पिटाई? हाँ सब हो जाएगी जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं बजाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। नाजरीन, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और ये बात तब आपको समझ आती है जब आपके पास हेल्थ नहीं रहती, बट बाय देन इट्स टू लेट। तो क्या ही अच्छा नहीं हो ज़ोएब कि हम अपनी सेहत को उतनी ही सीरियसली ले जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। सेहत का हम ख्याल नहीं करते, और फिर वो जो एज आ जाती है आपकी 40 के बाद, फिर आपको जो मसाइल होते हैं, तो उसके बाद फिर आपको दीगर बीमारियां भी उसके साथ साथ जुड़ी हुई हैं, और फिर वो जो टूटती है हड्डियां आपकी, तो फिर वो जुड़ना जरा मुश्किल हो जाता है। तो वो जोड़ता कौन है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। जो आपकी जिंदगी को दोबारा से एक ट्रैक पर लाता है, और फिर वो आप अपने कामों में दोबारा बिजी हो जाते हैं, लग जाते तो हैं। ये बड़ा, अब उसमें भी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ गई है ना। बहुत कुछ ऐसा हो गया जैसे हम पहले देखते थे तो बड़ा मुश्किल होता था ये काम, प्रोसीजर वगैरह, लेकिन अब क्योंकि मेथड्स ऐसे आ गए बिल्कुल। तो जबरदस्त हो। तो हमने सोचा कि इस बारे में जरा बात की जाए, बात करें, और हमारे खास गेस्ट आज मौजूद हैं। इमरान अली शाह ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं, और मेरे सैयद भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? और ऐसे वालिद के बेटे हैं Yes, जिनका नाम ही काफी है। बिल्कुल। और इनके भाई भी बहुत अनबिलीवेबल काम करते हैं। वेलकम टू द शो इमरान भाई। थैंक यू वेरी मच। भाई, सबसे पहले तो बताइए, एज एन ऑर्थोपीडिक सर्जन आप देखते हैं कि लोग अपनी सेहत का इतना ख्याल नहीं रखते। बच्चों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आ रही हैं, जो इल ट्रीटमेंट और डॉक्टर्स कर रहे हैं, डंगे डॉक्टर्स जिनको कहते हैं, वो कितना देखते हैं आप? बढ़ती हुई देख रहे हैं या ये कम हो रही है बात? बहुत ज़बरदस्त बात की थोड़ी देर पहले इन्होंने कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, और 40 साल के बाद, पहली बात तो एक बात बता दूं, आप दोनों की ऑलरेडी बोन पीक मैस आप लोगों ने रीच कर ली है। 25 साल के बाद हमारी हड्डी की मैक्सिमम बोन स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसके बाद डिक्लाइन ही आता है। राइट। सो जितना आप 25 साल से पहले अपनी बॉडी को मजबूत कर सकते हैं आप करें, ताकि वो एक तरीके से रिजर्वायर बन जाता है, रिजर्व हो जाती है हमारी बॉडी। सो दिट इज सो इम्पोर्टेंट टू लुक आफ्टर योर बोन हेल्थ। खास तौर से देखिए, इट्स सच अ बिग टॉपिक टू टॉक अबाउट कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जिस तरह हम लोग करते हैं वो तो हम लोग करते हैं, मगर प्रॉब्लम ये होती है अनफॉर्चुनेटली स्पेशली इन पाकिस्तान कि यहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अब तो खैर जो नई जनरेशन आ रही है थोड़ी समझदार हो गई है, मगर जब तक कोई डॉक्टर पेशेंट की ड्रिप ना लगाए और 8 दवाइयाँ ना लिख के दे, पेशेंट भी कहता है यार ये कैसे डॉक्टर से ड्रिप नहीं लगाई, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट है। आई मीन आई वाज टॉकिंग अबाउट इट अर्लियर ऑन विद सरवत के मेरे पास एक 7 साल का बच्चा आया कल क्लिनिक में, और महीने में एक दफ़ा इस तरह केस ज़रूर आता है जो बड़ा, आई थिंक द मोस्ट डिप्रेसिंग थिंग टू सी इज़ जब कोई बच्चा ट्यूमर के साथ आता है, और चलो वो भी चलो बीमारी ये हो गई, फिर उसको मेल ट्रीट किया जाता है। तो नाउ जस्ट इमेजिन कि एक 7 साल का बच्चा जिसके कैंसर है, शोल्डर जॉइंट में हड्डी का कैंसर है, जिसको पिछले 6 महीने से ट्रीट किया जा रहा है 2-3 जगह पे, और ज़्यादातर वो ये डॉक्टर्स नहीं होते, ये होते हैं जिनको कहते हैं ना क्वैक्स कहते हैं हमको, या कुमार्स कहते हैं लोगों जगह मौजूद है अनफॉर्चुनेटली, एंड दिस इज डिजास्टर बिकॉज ये किसी के फैमिली, देखिए बीमारी जो होती है ना, मैं कहता हूँ मेरे पास कभी कभी बहुत मल्टी बिलियनियर लोग आते हैं, कभी कभी क्योंकि मेरा हॉस्पिटल जो है वो नाजिबाद में और डिफेंस में, तो मेरे पास हाई एंड भी होते हैं और बिल्कुल लोएस्ट ऑफ द लो भी होते हैं। मैं दोनों लोगों से एक ही कहता हूँ, योर लाइफ इज डिसाइडेड ऑन 1 ब्लड टेस्ट, दैट्स इट। एक ब्लड टेस्ट की मार होती है बस, वो 400-500 रुपए का टेस्ट होता है, विटामिन डी करा लो या कैल्शियम करा लो या CBC करा लो, पता चल जाता है कि आदमी की बॉडी कैसी है। तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में एट ऑल लेवल्स आई थिंक द गवर्नमेंट एंड ऑल इंटरनेशनल people involved in this healthcare sector should work on medical ethics and they should stop malpractice को stop करना चाहिए। मेन चीज जो मेरी जंग होती है ना, वो एक दफा हड्डी में इन्फेक्शन हो जाना, then you've had it, तो वो पेशेंट अच्छा, इसमें है वो इसमें ये फैक्टर भी तो आ जाता है ना कि लोग जाते हुए इसलिए हिचकिचाते हैं कि वहां जाएंगे तो हमारे बिल्स बहुत बन जाएंगे, और फिर जब आप जी क्वैक्स की बात कर रहे हैं वहां जाके सस्ते में इलाज हो जाता है, और वो हड्डी ऐसे ऐसे की, लेकिन आप बिल्कुल आपने सही बात की। तो मेरे पास जब पेशेंट आते हैं कभी कभी जिनका फ्रैक्चर्स होते हैं, तो कहते हैं डॉक्टर साहब
हम आपसे इलाज कराएं या हम जाके 3 हट्टी पे जाके हकीम से बात करें। 400 रुपए का प्लास्टर लगवा लें। मैंने को बताता हूँ, मैंने कहा हड्डी तो अल्लाह ने इस तरह का निज़ाम बनाया हुआ है कि अगर आप हड्डी को इमोबिलाइज करें टूटे हड्डी जुड़ जाती है, मगर बाद में फंक्शन लाना ज़रूरी होता है कि आपकी हड्डी जुड़ गई प्लास्टर में, 3 महीने तक प्लास्टर लगा रहा और बाद में प्लास्टर रिमूव करने के बाद यू हैव अ स्टिफ जॉइंट, वो हाथ बेकार हो थेरेपी नहीं गया। हुई। तो इसलिए वो बात वही हो जाती है ना, अब वो हकीम को बदनाम करने वाली बात है। हकीम इज अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग। वो हकीम नहीं होते, ये लोग होते हैं क्वैक्स। द पीपल डोंट दे नॉट एजुकेटेड, उनको पता नहीं कि एनाटमी मसल्स कहाँ पे हैं। जिस तरह मैंने बोला ना, वो 7 साल का बच्चा जो था वो 3-4 महीने से लास्ट 3 मंथ्स में से उसको जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, बट प्रोबेबली द चाइल्ड विल नॉट लिव अनदर 3-4 मंथ्स बिकॉज द होल बॉडी रिडल्ड हो गई। कहते हैं पूरे जिस्म में कैंसर है। तो इस तरह के जब केसेस आते हैं बड़ा डिप्रेशन, मगर अच्छे भी आते हैं केसेस, मतलब दे आर हाइलाइट्स। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, एक तो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं ना कि भाई आप कहीं से गिर गए या आपका ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, वो तो हड्डी टूट गई आपकी, लेकिन इसके अलावा कितने केसेस अब आ रहे हैं आपको, और उसके पीछे यानी क्या उसका रीजंस क्या है? उसके डाइट है आपकी सोना कम है, यानी क्या चीज़ है? रूटीन आपका? देखिए हमारे कराची इज अ बिग सिटी एंड रोड्स अच्छी बन गई हैं, कोरंगी बाईपास बन गई, पता नहीं मलीर एक्सप्रेस वे बन गई, और पता नहीं कौन कौन से, कितने लोग सीट बेल्ट लगाते हैं, नहीं लगाते, कितनी गाड़ियों में एयर बैग्स हैं, क्या मतलब और लोग भी नहीं लगाते, हम खुद नहीं लगाते कभी कभी गाड़ी में। बट और जो मेरे पास मोटर बाइक, मेरे माई प्रैक्टिस 80% ऑफ माई पेशेंट्स आर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो मोटर बाइक पे होते हैं। मेरे पास हर 2-3 महीने बाद इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने हेलमेट पहनी हुई होती है, जो बच जाते हैं, मगर ऐसे भी होते हैं जो डेड ऑन अराइवल होते हैं। क्योंकि आपने कभी देखा है किसी की हेलमेट, जस्ट गूगल इट, हेलमेट फ्रैक्चर आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, लोगों की हेलमेट्स टूट जाती हैं। सही बात। जो लोग हेलमेट नहीं पहनते, बट दिस इज, आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू लेट योर ऑडियंस नो कि यू हैव टू वेयर अ हेलमेट। इट्स अमेजिंग। लोग कहते हैं यार सामने तक तो जा रहा हूँ, उसमें ही काम और हेलमेट भी ऐसा हो कि वो ये नहीं कि आपने 200, 300, 400 का हेलमेट लिया, वो एक्शल नहीं होना चाहिए, जो भी है होना तो है, बट स्टिल यू शुड हैव सम प्रिकॉशन होनी एंड चाहिए। सीट बेल्ट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब इम्पैक्ट होता है तो हमारे रिब केज जो है वो स्टीयरिंग व्हील से लगता है, और इसके पीछे हमारे लंग्स होती हैं, सो इट्स सो इम्पोर्टेंट टू हैव योर सीट बेल्ट ऑन और हल्के चलाएं। अच्छा इमरान भाई, because you're here, we should take this opportunity to talk about a pain that is reoccurring in the youngsters mostly, which is knee pain. Right. बहुत like 30s, 20s, 40s, हर एज के बंदे को नी प्रॉब्लम नहीं, और लोअर बैक भी लगाने, लोअर बैक पेन भाई इस तरह होता है। देखिए, एक तो फर्स्ट यू शुड डिफाइन नी पेन होता क्यों है। लोगों को नी पेन होता है, अगर आप इसको सही तरह डॉक्टर के पास ना जाएं, इसको डायग्नोज ना करें, वो कुछ भी हो सकता है। इन्फेक्शन नी पेन करता है, कैंसर नी पेन करता है, आर्थराइटिस नी पेन करता है, और सिंपल मसल पुल भी नी पेन कर सकता है। तो अगर आपको परसिस्टेंट पेन हो रहा है, इफ इट्स गोइंग ऑन फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, सही नहीं हो रहा, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। पहले सिंपल एक्सरे कराते हैं, और अगर आपको मजीद सॉफ्ट टिश्यू देखना है या बोनी विंडो देखनी है, तो उसमें सीटी स्कैन या एमआरआई। एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपके चैनल प्रॉब्ली द बेस्ट प्लेस टू से इट, कि एमआरआई स्कैन लिबरली करना चाहिए। एमआरआई स्कैन में रेडिएशन नहीं होती है। एमआरआई स्कैन में रेडिएशन नहीं होती, तो कोई कहना एमआरआई कहना भाई 100 दफा कर लो, करते रहो, डेली बुलाओ एमआरआई करा लो, इतना मैं आपसे कह रहा हूँ, सो मच कॉन्फिडेंस। बट सीटी स्कैन इज एक चेस्ट एक्सरे जो होता है ना, हम लोग कहते हैं ना चेस्ट एक्सरे कर लो या सर का एक्सरे कर लो, एक सीटी स्कैन तकरीबन 200 से 300 एक्सरेज होता है, इतनी रेडिएशन होती है सीटी स्कैन में। सो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम सीटी स्कैन्स इफ यू कैन, और एमआरआई स्कैन। नाउ कमिंग बैक टू योर नी पेन, देखिए जैसे हम एज करते हैं, हमारे जोड़ पे जो घर में जब हम चिकन वगैरह खाते हैं, कैसे जोड़ पे चिकनी हड्डी लगी होती है, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। विद एज, जिस तरह गाड़ी का टायर घिस जाता है, इस तरह हमारे घुटनों की चिकनी हड्डी भी घिसना शुरू हो जाती है, और लोगों को ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी जोड़ की चिकनी हड्डी घिसना शुरू हो जाती है। बट आई विल टेल यू, देयर इज दिस मिरेकल थिंग कॉल्ड पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो मैंने ऐसे आपके घर वालों को भी लगाए, जिनको लोग कहते हैं कि भाई इनको ऑपरेशन की जरूरत है, जोड़ तब्दील कर लो। मेरी जोड़ तब्दील करने की प्रैक्टिस तकरीबन 40% ड्रॉप हो गई है, जानबूझ के मैंने ड्रॉप की है, क्योंकि वो पीआरपी एक ऐसी मैजिकल चीज़ है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। आपका अपना ब्लड निकालते हैं, स्पिन करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से प्लाज्मा और प्लेटलेट्स पेशेंट के गुड्डे में लगा देते हैं, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। उसका ज़्यादातर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, यानी जोड़ की सूजन कम करता है। मगर अब जो नई रिसर्च आ रही है, किसी टाइप के पीआरपी में एक्चुअली थोड़ी बहुत रीजेनरेशन भी होना शुरू हुई है, 1-2 स्टडीज में न्यूजीलैंड से। तो आई मीन आई थिंक, नहीं तो जो हेजिटेट कर रहे हैं उसका टेंटेटिव आइडिया ये कितने तक का हो जाता है, जैसे अंदाजा उसके पैसे से बताइए कि कितने उसके एक्सपेंस है। देखिए नहीं, हाँ, एक टेंटेटिव आइडिया है ताकि लोग जो देख रहे हैं जरा सा उन्हें आइडिया हो जाए। एट द मोमेंट द बेस्ट पीआरपी, पता कंपनी का नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कंपनी रीजन, दैट इज द ओनली पीआरपी
تھراپی ان دا ورلڈ جس کے ساتھ HA ایڈڈ ہوتا ہے, ہائلورونک ایسڈ. بہت سے ڈاکٹرز انفارچونیٹلی میل پریکٹس کرتے ہیں, بڑے ڈاکٹرز بھی ایک طرف سے PRP لگا دیں, دوسری طرف سے HA کا انجیکشن مکس کرتے ہیں, اندازے سے لگاتے ہیں. یہ غلط ہے. There is only one approved company by the name of Regen that cost around about 75 to 85,000 rupees. مگر اگر یہ آپ کو نی ریپلیسمنٹ سے بچا رہا ہے, نہیں بالکل ایسے تو there دیکھیں لوگوں نے یہ فگر سن کے نا تھوڑا سا ذہن میں آیا کہ ہاں ہم جا سکتے ہیں, ہم یہ کرا سکتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں آپ گھر بیٹھے. I have a very important question, عمران. جی بالکل پوچھیے. کینسر کا آ گیا ہے حل اور ہمارے پاس آپ کو اگر یاد ہوگا ایک بہت پرانی فلم تھی فلیڈیلفیا, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اس زمانے میں کسی کو اگر HIV ایڈز ہوتا تو کہتا تھا ہو گیا کام اس کا. تو اب ناؤ HIV ایڈز is being treated like diabetic, اور مطلب اس کا survival is gone so up. So it's only a matter of time کہ کینسر کا immunotherapy کے تھرو یا ہم جو نیو ماڈولیشن تھراپی اس کے تھرو علاج آ جائے گا. بہت ساری میریکل ڈرگز ابھی آ رہی ہیں, بہت سے پہ ریسرچ ہوئی ہے, بہت سے پہ جو نئی ابھی ہاٹ ٹاپک ہے. کیونکہ ایکچولی اگر میں آرتھوپیڈک سرجن نہیں ہوتا یا ہڈی کا ڈاکٹر نہیں ہوتا تو میں ریجنریٹیو میڈیسن میں میرا بڑا پرسنل انٹرسٹ ہے, خاص طور سے ان لوگوں کی جن کی اسپائنل کارڈ کٹ جاتی ہے, وہ معذور ہو جاتے ہیں. اینڈ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم اس سب کا ٹریٹمنٹ آ جائے گا. دا میڈیکل ڈرگ دیٹ از کمنگ آؤٹ, مجھے کوٹ نہیں کیجیے گا, اس پہ خود لوگ اپنا ریسرچ کریں. اٹس کالڈ میتھلین بلو. اٹ از اے سمپل ڈائی جو آپ کپڑے پہنے ہوئے نا اس طرح کی میتھلین بلو ہوتی ہے, اور بڑا لبرلی یوز ہوتی ہے. پاکستان میں بھی ہم لوگ لیبز میں یوز کرتے ہیں اسٹینس کے لیے, پیتھولوجیکل اسٹینس کے لیے. بٹ دیٹ میڈیسن از اے میریکل. گوگل اٹ, میتھلین بلو. اٹ ہیز اینٹی آکسیڈیٹیو پراپرٹیز, اور بیسکلی یہ فری ریڈیکلس کو کم کرتا ہے. ہر سیل کے اندر ایک جنریٹر ہوتا ہے. آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا دونوں, آپ کے جو سیلز ہوتے ہیں نا اس کے اندر ایک جنریٹر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں مائٹوکونڈریا. دیٹ از دا ورک اسٹیشن آف دا سیل. وہ جب بڈھا ہونا شروع ہوتا ہے نا تو وہ ہمیں ایج کرنا شروع کرتا ہے. اور اس وقت جن لوگوں کو, جو لوگ ینگ رہنا چاہتے ہیں, جو سب رہنا چاہتے ہیں, ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اسٹیز فٹ, اس کو جب ہم نے کسی پکڑ لیا نا تو وہ اس کو کہتے ہیں ریورس ایجنگ. تو ہم لوگ اپنے باڈی کا ڈیلے کو سلو کر سکتے ہیں, اسٹے ہیلتھی. تو میتھلین بلو انشاءاللہ آئی ایم آپٹمسٹک کہ دس ول ہولڈ اے لاٹ آف سیکرٹس فار. اور لوور بیک کا بھی بتائیے ضرور, یہ بھی بہت پرابلم ہے. بیک پہ جب بات کریں تو ینگسٹرز جو ہیں اور ایون ورکنگ پیپل, دے آر آلویز آن دا موبائل. یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, موبائل فون میں یا ٹیبلٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں, انسٹا اور ٹک ٹاک اور یہ, اور ان کے جو بستے ہوتے ہیں, بیگز ہوتے ہیں, دے آر مور ہیوی دین دا چائلڈ اٹسیلف. سو ہمارے اپنے اسکل کا بھی ویٹ ہوتا ہے. تو ہم لوگ ہیومنز are actually hunters. We are meant to walk up straight and go for hunting every day, not to bend down and read or write. We're not meant to do that. We are actually hunters. We should go out every day and hunt. So basically back pain بہت ساری وجوہات کی وجہ سے. اگین بھولنا نہیں ہے, اگر پرولونگ بیک پین ہے تو اس کو صرف یہ نہ کہیں کہ ہمیں ارک النساء ہو گیا یا سیاٹیکا ہو گیا. لیکن ایز یو ایج, میل فیمیلز میں دونوں میں الگ الگ بیماریاں ہو سکتی ہیں. مین یو ہیو دا پروسٹیٹ گلینڈ. آئی مین اگین آئی سی پیشنٹس ہو ہیو پروسٹیٹ پرابلمز اینڈ دے ہیو ود بیک پین. خدا نہ کرے کسی کو کوئی ٹیومر وغیرہ ہو جائے, یا پھر انجری کے بعد جیسے ہم لوگ ایج ہماری بڑھتی ہے ہماری بونز ویک ہو جاتی ہیں, کہتے ہیں آسٹیوپروسس. تو آسٹیوپروسس ہڈی کمزور ہونے کی ہوتی ہے. آسٹیو آرتھرائٹس جوڑ کی چکنی ہڈی گھسنے کی بیماری ہوتی ہے, لوگ مکس کرتے ہیں. انجریز بہت ہوتی ہیں, جیسے میر ہاکی بھی, کرکٹ وغیرہ کافی. کرکٹ آنے والا ہے, بڑی انجریز ہونے والی ہے. کیا جوڑا ہے آپ نے, کہاں سے جوڑا ہے؟ کرکٹ آنے والا ہے بھائی, آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ہے, تو کیا تیاریاں ہیں, کب لے کے چل رہے ہیں آپ؟ Let's see inshallah. I'm very optimistic that this time round جس طرح پی سی بی نے تھوڑی سی چینجز کی ہیں, I'm very optimistic that we're going to have some injured ہو گیا غلط ٹائم پہ. I know, unfortunate ہے. دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, صرف انگلینڈ کی کرکٹ بورڈ کا نام ہے ECB. Google it, go to their YouTube channel, look at their videos and look at PCB's YouTube channel. ان کے اپنے YouTube چینل پہ گراس روٹ سے بچوں کو سکھاتے ہیں, انتھوزیاسٹ, مطلب یو نو ہمارے انفارچونیٹلی اس لیول پہ ابھی تک ہم لوگ نہیں آئے ہیں, اور آنا چاہیے میرے خیال سے. جب تک اس لیول تک نہیں پہنچیں گے ہم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. بڑے بڑے اسٹارز آپ دیکھ رہے ہیں, احسان اللہ کی انجری آپ دیکھیں, کتنا زبردست بولر ہمارا, اور اس کو ہم نے مس ہینڈل کیا کیونکہ وہ باہر نہیں جا سکا تو پاکستان میں اس کو. یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ذرا کسی کی چوٹ لگتی ہے فوراً پاکستان سے باہر علاج کے لیے جاتے ہیں. دے اسپینڈ ملینز آف روپیز اوور دیئر اینڈ دے کم بیک اینڈ دے اسٹل اسٹے انفٹ. اٹس ناٹ اونلی می, ایسے اور بہت سارے ہسپتال ہیں ہمارے جیسے جو ایکچولی اسٹینڈرڈ کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. اسپورٹس انجریز زیادہ تر کیا ہوتی ہیں, یا تو منسکس پھٹتا ہے زیادہ تر جوڑ کے اندر, جو کہتے ہیں نا جوڑ میں آ کے پھنس رہا ہے, درد ہو رہا ہے, یا ہمارا ACL پھٹتا ہے جو جوڑ کو آگے پیچھے جانے سے روکتا ہے. پیپل گیٹ انسٹیبلٹی. یو ول بی سرپرائز کہ اس وقت پاکستان کی ہاکی ٹیم کے جونیئر
टीम के अंदर 2 लोग हैं जिनका ACL फटा हुआ है, वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. अब हम बच्चों को आप कैसे पुश कर सकते हैं? अच्छा, हमारे फास्ट बॉलर्स भी आपने देखा, शाहीन भी इंजर्ड है, ही इज नॉट 100%, मुझे नहीं फास्ट लगता. बॉलर के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिनके लॉन्ग स्टैंसेस होते हैं, लोगों को अमूमन बैक पेन प्रॉब्लम होती है, लो बैक पेन होती है प्रॉब्लम, और एक बीमारी होती है इसको स्पॉन्डिलोलिसिस कहते हैं. तो एक दफ़ा हो जाए ना तो मेरे पास ये सब घूम करके आते हैं मेरे पास ही. इमरान भाई स्पोर्ट्स मेडिसिन को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते? देखिए, आई थिंक द होल करिकुलम इन पाकिस्तान नीड्स टू बी ओवरलुक्ड इफ यू आस्क मी. हमें अभी तक कोई सिलेबस में मेंढक के बच्चे को डिसेक्शन पढ़ाते हैं. मतलब कम ऑन मैन, वी शुड एडवांस. आई थिंक वी शुड नो मोर अबाउट द ह्यूमन बॉडी. आपको एक एवरेज बंदे को आप स्ट्रीट में पकड़े, उससे पूछे तुम्हारा लिवर कहाँ पे, वो कहेगा इधर है, पैंक्रियास कहाँ पे, इधर है. हमें अपने जिस्म के बारे में नहीं पता. और स्पोर्ट्स में आप देखें ना कि तो फर्स्ट क्लास के बाद पता चलता है लड़कों को कि भाई डाइट क्या लेनी है आपने और क्या. एग्जैक्टली, एंड प्रॉपर ट्रेनिंग, एंड्योरेंस एक्टिविटीज होते करते हैं. बट आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इंप्रूवमेंट इन ऑल द स्पोर्ट्स. दैट्स व्हाट. टूरिज्म की बात करनी थी भाई, आपने. टूरिज्म की तो शौक है इमरान भाई को घूमने फिरने का, तो उन्होंने कहा ये शौक मेरे हद तक ना रहे, मैं पूरे पाकिस्तान के लिए बनाऊं. उसका भी I think that Pakistan is the most blessed country in the world. Absolutely. From north to south, we have deserts in the south and glaciers at the top. I mean, we had the most amazing country and the most amazing hospitable people. Absolutely. इतना आप लोग देखते हैं बाकी सोशल मीडिया पे, जब भी कोई बाहर से फॉरेनर आता है तो कितना इम्प्रेस होके जाता है, वाह हमें तो चार्ज नहीं किया, हम इधर गए. हमें आई थिंक इसको सही तरह प्रमोट करना चाहिए. मेरा इंटरेस्ट है स्कर्दू में और स्कीइंग में. मैं स्कीइंग बहुत रेगुलर करता था, बिकॉज आई स्टडीड इन द चेक रिपब्लिक एंड ऑस्ट्रिया वाज जस्ट अ 4-hour ड्राइव फ्रॉम वेयर आई वाज माय मेडिकल कॉलेज. तो मैं रेगुलर स्कीयर था. तो मैं किसी 2-3 लोगों के साथ इंशाल्लाह स्कीइंग को डेवलप कर रहा हूँ इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान. और स्कर्दू जैसी खूबसूरत जगह मेरे ख्याल से तो CNN ने रिपोर्ट किया, लेट अलोन इट गार्जियन के अंदर आया था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड प्योर लैंड्स इन द वर्ल्ड that we live in. So I think tourism in Pakistan is going upwards. जब क्रिकेट की बात होती है अपने वालिद साहब को याद करते हैं. बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ज़ाहिरी बात है. We were the first private cricket stadium in Pakistan to have floodlights. Gaddafi Stadium was the first one, then we were the second one. उसके बाद ये बाकी सारे ग्राउंड्स कराची में जो नज़र आते हैं. तो उनकी लेगेसी को लेके चल रहे हैं असगरी स्टेडियम और सारी बिल्कुल हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो तो ज़ाहिर उनका तो कर रहे हैं. वी डू एज मच एज वी कैन. देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस. अपने घर की घास का लाउन तो लोगों से मेंटेन होता नहीं, एंड दिस इज अ प्राइवेट थिंग, सो इट्स अ डिफिकल्ट बिजनेस टू गेट इनटू. एंड आपके अब्बा का एक वाकया है कि वो कोई पेशेंट आया उनके पास, बिल्कुल ही हाथ कटा हुआ. नहीं, वो पेशेंट था शाकिर नाम है, अभी वो हमारे तरफ से क्रिकेट भी खेलता है. अच्छा, बताओ उसका बताया. उसके वो पाकिस्तान स्टील मिल्स में काम करता था, और वो ईद का शायद दूसरा दिन था, वो इमरजेंसी ड्यूटी पे गया था, तो उसका पैर स्लिप हुआ और वहाँ पे रोटेटर ब्लेड्स होते हैं, उसके दोनों पैर टखने के ऊपर से कट गए थे. तो उसके पैर कट के जिस्म से जुदा हो गए. सारी बात है, एक वहाँ पे गया, एक वहाँ पे गया. तो उसको परेशान होके किसी और अस्पताल में लेके, वो नहीं, परेशान होके घर वाले उसको हमारे पास AO हॉस्पिटल में लेके आए थे, और उसकी टांगें किसी और अस्पताल चली गई. तो थैले में ना शॉपर में. तो मेरे अब्बा ने इस वक्त कहा, मेरे छोटा भाई जुनैद शाह वाज इन विद माय फादर एट द मोमेंट. छुट्टियों में हम अब्बा के साथ काम करते थे. तो उन्होंने कहा कि भाई तू पहले टांग तो लेके आ, जब भी तो मैं लगाऊंगा. तो फिर दूसरी टांग से थैले में वो टांगें आई, बर्फ में थी थोड़ी बहुत, फिर अब्बा ने वापस लगाई. और ज़ाहिर है उसमें कोई 2-3 घंटे तो मतलब इट वाज अ वेरी लॉन्ग, about 7.5 hours, क्योंकि इसको कहते हैं रीप्लांटेशन सर्जरी. आई डू दैट एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम अ वैस्कुलर ट्रेन्ड सर्जन एज वेल. तो कटे हुए हाथ पैर लगा देते हैं वहाँ पे. कभी 2 नहीं लगाए एक साथ, और दो लगा के वो क्रिकेट खेला. वो लड़का क्रिकेट खेलता है, मतलब ही इज अ विकेट कीपर. और दुनिया में पजीराई हुई. It's a big thing for Pakistan because there are only 5 cases in the world documented, and Pakistan is one of them. क्योंकि आजकल के ज़माने में वो चले गया जो शाह साहब ने क्या किया, अब हर चीज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहलाती है. पब्लिश और पेरिश. बिल्कुल. This is what I say. Imran Ali Shah, क्या बात है. अभी आपसे तो बहुत what an amazing gift you have given to Pakistan, not just you, like your entire family. Thank you very much. आपके अब्बा, आपकी अम्मा भी, जब हम मिलते हैं उनका भी उतना ही एंथुसियाज्म होता है जुनैद, और वही पैशन होता है जो उनके बेटे में नजर आता है. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया फॉर टेकिंग आउट टाइम. तो जनाब, ये हमारा सोशल मीडिया पर आपने जो सेगमेंट देखा, आई होप आपको पसंद आया होगा, और अपनी हड्डियों की हिफाजत करें. बिल्कुल करें. और थोड़ा लाइटर नोट पे खत्म करते हैं भाई. बिल्कुल. खवातीन से लड़कियों से पिटपिटा जाया करें. हाँ, कोई मसला नहीं, इतना ज्यादा नहीं लगती चोट. कल जब आपको मैं नजर आऊंगी तो ज़ुहैब की शायद नाक ना हो, तो वो पिटना बड़ा फायदेमंद होता है जिंदगी में. वो पिटा करें आप. चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हैव अ वंडरफुल डे. अल्लाह हाफिज.